हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है आपकी अपनी एडुटेरिया की ऑनलाइन क्लासेस में। और आज हम फिर जो है करने वाले हैं। आज अभी जो हाल ही में हुई है, कल हुआ है इसका मतलब कल 17 तारीख था तो 17 तारीख को हुआ है। और आप देख रहे हैं कि क्वेश्चन की जो झड़ियां लगाई जा रही हैं बीपीएससी के द्वारा, भाई उसके तो क्या कहने हैं। सवाल तो ठीक ठाक दे रहे हैं, हालांकि थोड़ा सा लेवल मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा सा लेवल बढ़ाया है, जिसमें कि खासकर उनके लिए ये थोड़ा सा मेहनत का सबब बन सकता है, क्योंकि इसमें साइंस की चीज़ों को उन्होंने बहुत बाखूबी ऐसा बनाया हुआ है कि अगर सामान्य बच्चा अगर बहुत हल्के में अगर साइंस पढ़ के गया होगा तो उसके लिए थोड़ी सी मुश्किलें जरूर हुई होंगी। लेकिन ऐसा भी नहीं है, अगर आपने सब कुछ सही ढंग से अगर मेरी पढ़े हुए हैं तो इसमें मुझे लगता है कि ये जैसे 30 क्वेश्चन के आसपास है, तो इसमें से लगभग लगभग 22 से 23 क्वेश्चन तो आपके अपने नोट से थे। बिल्कुल आप देख सकते हैं, पहले ही क्वेश्चन हम शुरू करेंगे, आप आराम से नोट देखिएगा। और खास जो हिंदी या इंग्लिश मीडियम वाले में जो अभी हमने पढ़ाया है उसमें आप देखेंगे वो है लगभग लगभग हमने सब पढ़ाया। हाँ, एक दो सवाल ऐसे रहे जो कि मैंने उसको नहीं पढ़ाया है, तो भाई जो नहीं किया है तो वो तो हमको बताना ही पड़ेगा, क्योंकि मुझे लगता नहीं था कि ये इतने डेप्थ में थोड़ा जा करके पूछ लेगा। लेकिन कोई नहीं, अब इसने सचेत कर दिया है तो इसका ये मतलब है कि अब तो फिर बिल्कुल रुकना नहीं है, बस करना है। खैर कोई नहीं, सवाल तो ऐसे ऊपर नीचे आते रहेंगे, तो भाई जाहिर सी बात है अगर सवाल थोड़े से टफ आ जाएंगे तो मेरिट भी तो वैसे जाएगी, इसमें कोई डरने वाली बात तो है नहीं। ऐसा थोड़ी है कि वो आपके साथ हो रहा है, वो तो सभी के साथ रहा होगा, क्योंकि सभी लोगों ने जिस तरह से आंका था वैसा तो है नहीं। इसलिए मैंने कोशिश किया है कि आज जो क्वेश्चन है अगर इस पैटर्न पे और आगे आएंगे तो आपको वो सारे क्लियर रहेंगे। तो हो सकता है कि मेरा डिस्कशन थोड़ा सा लंबा हो, लेकिन हर टॉपिक पर हर जितने भी सवाल आए उस पर लगभग लगभग मैं ना कोशिश करके चलूंगा और कि आपको पूरी तरह से समझाऊं, ठीक है ना। तो चलिए बिना किसी देरी के अब शुरुआत करते हैं। हाँ, फिर एक एक को देखते हैं टाइम ज्यादा लग गया क्या, कोई बात नहीं, चलिए। तो ये आप देख रहे हैं 17 तारीख को हुआ ये, उसमें हम लोग देखते हैं कि क्या क्या है। तो पहला क्वेश्चन, ये तो खैर सिंपल क्वेश्चन था, ये तो खैर जब आप क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं तो भाई इनके बारे में तो आपको पढ़ना ही पड़ता है, नहीं। तो यहां पर हालांकि आप जानते हैं लिनियस साहब कॉल्डमान लिनियस है। कॉल्डमान लिनियस साहब को तो आप जानते हैं कि सबसे पहले यही है कि इनको फादर ऑफ टैक्सोनॉमी भी कहा जाता है, इनको आप अच्छी तरह से जानते हैं, तो बताने की जरूरत नहीं। सबसे पहले ये आए, ये लगभग आए थे 1753 के आसपास, हाँ इसी में थे, मुझे थोड़ा थोड़ा याद है। तो इस तरीके से ये आए थे और इन्होंने क्या किया था, इन्होंने ना कृत्रिम प्रणाली बोला, हालांकि ये सेक्स के आधार पर बताए थे। यानी इन्होंने जो पादपों को अलग किया था, पौधों को जो अलग किया, वो किया था कि पुंकेसर के आधार पे, यानी स्टेमेन के आधार पे पुंकेसर, और स्त्री केसर के आधार पे, स्त्री केसर में जो कार्पेल होता है ना, अंडप, वो उसके आधार पर किया था। यानी पुंकेसर और किसके आधार पर किया था, और अंडप के आधार पर। अंडप अंडप यानी वही स्त्री केसर में पाया जाता है, लो स्त्री केसर ही लिख देता हूं मैं, स्त्री केसर। तो इस आधार पर इन्होंने किया था 1753 के आसपास, ठीक है ना। तो ये इन्होंने किया था। फिर आते हैं बेंथम हूपर साहब। बेंथम हूपर ये प्राकृतिक प्रणाली वाले रहे, और इन्होंने जो है इन्होंने क्या किया कि ये आगे चल के इनके बाद यही आए थे, ये लगभग अगर हम बात करें तो ये आते हैं 1800 लगभग 62 के पास, 1862 में आते हैं, 1862 में ये आते हैं। यानी इनके बाद, हालांकि ये डेट नहीं याद रखना है, आपको ये पता ही होगा भाई, सबसे लास्ट में तो ये आया, ये तो आपको पता है सबसे एडवांस वाला ये है। ये तो लगभग हमको लग रहा है कि 2000 के आसपास आया है। और विटकर साहब सबसे लास्ट में जो 5 जगत वाला रहा, तो इन दोनों में तो आपको कंफर्म होना चाहिए, ठीक है ना, इसमें कोई दिक्कत नहीं। ठीक, इन तीनों में भी ये सबसे पहले आए थे भैया, ये भी क्लियर हो गया भाई। ये पॉइंट आप देखिए, जैसे कि अभी मान लीजिए ऐसा हो तो भाई ये सबसे ज्यादा एडवांस है कि नहीं। तो ये क्या है, एंजियोस्पर्म वाला, एंजियोस्पर्म फिलोजेनी ग्रुप वाला जो होता है, तो ये एंजियोस्पर्म जो फिलोजेनी का है, ये तो सबसे लास्ट में आया है, और सबसे लास्ट में आया। और विटकर साहब ने 5, क्योंकि शुरुआत में तो कई लोगों ने दिया अपना 2 फाइलम का, जब मतलब 2 किंगडम वाले थे और ये 5 किंगडम वाले आ गए। तो इनके 5 किंगडम में कौन कौन सा था, यानी सबसे पहले कौन आए थे, लिनियस साहब, जिन्होंने पुंकेसर और स्त्री केसर के आधार पर इनका अलग किया, इसलिए ये कृत्रिम प्रणाली बोली गई। और इनको प्राकृतिक प्रणाली इन्होंने दिया। इन्होंने क्या किया था कि जैसे एंजियोस्पर्म की जब बात हो रही है, एंजियोस्पर्म आप समझ रहे हैं ना, एंजियोस्पर्म जो आवृतबीजी पौधे, तो आवृतबीजी पौधों को इन्होंने 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया था, उस बेसिस पर, एक मोनोकॉट और डाइकॉट।
मोनोकोटिलिडन्स और डाइकोटिलिडन्स पे ही इन्होंने कर दिया था। एंजियोस्पर्म, एंजियोस्पर्म जानते हो ना, एंजियोस्पर्म, या इसको हम क्या बोलते हैं भाई, आवृत्तबीजी पौधे। तो आवृत्तबीजी जो पौधे थे उसके आधार पर इन्होंने बांटा क्या, किसमें भाई, डाइकोटिलिडन्स में, डाइकॉट में और मोनोकॉट में, ठीक है ना, और किसमें किया, मोनोकॉट में। तो आप एक एक पॉइंट को बाखूबी आप देखते चलिएगा ताकि आप हाँ आए तो प्रॉब्लम ना हो। फिर उसके बाद ये एंगुलर और फ्रंटल, ये तो अभी आपने देखा था कि इसी साल बीपीएससी में भी पूछा था, इस बार पूछा भी था ये एंगुलर और फ्रंटल साहब को। ये थोड़ा सा और आगे आएंगे तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने जो अपना दिया था जाति वृत्ति प्रणाली, इसमें इन्होंने क्या किया ना, पौधों को दो वर्गों में अलग अलग बांट दिया। किस आधार पे कि एक किसके पास जो होता है, यानी विकास के आधार पे, ये देखिए इसलिए विकासवादी दृष्टिकोण रखते हैं। विकास के आधार पे जैसे जैसे पौधे विकसित हुए, जो आपने देखा था कि भाई थैलोफाइटा है, ब्रायोफाइटा है, टेरिडोफाइटा है ना, फिर जिम्नोस्पर्म है, फिर एंजियोस्पर्म है, इस आधार पे बांटा था। लेकिन ये इस आधार पे ये बटा हुआ था, उसका क्लासेस थे, लेकिन इन्होंने दो को क्या किया, अलग अलग कर दिए। ये इसको बोले जो ए ट्रैकियोफाइट है, ए ट्रैकियोफाइट, ए ट्रैकियो यानी जिसमें जाइलम फ्लोएम नहीं होता उस आधार पर, और ट्रैकियोफाइट्स का मतलब हुआ जिसमें जाइलम और फ्लोएम होते हैं। तो इस आधार पे इन्होंने कर दिया था ए ट्रैकियोफाइट और ट्राइकियोफाइट। तो इन्होंने ये जाति वृत्तीय प्रणाली बता दिया कि ऐसे जिसमें जाइलम फ्लोएम हो यानी वेस्कुलर सिस्टम होगा वो अलग होंगे, और जिसमें वेस्कुलर सिस्टम नहीं है वो अलग होंगे। तो ये है ना, ये तो अभी पूछा ही गया था। विटकर साहब की बात करें तो अगर हम एंगुलर और फ्रंटल की बात करें तो ये 1889 के आसपास आए थे मेरे ख्याल से, 89 या 87, ये देख लीजिएगा, लेकिन आए थे वही, लेकिन मुझे लग रहा है ये 87 या 89 के आसपास आए थे। 1800 यही लिख दूं क्या, ये जो आए थे वो कब आए थे, 1887 से 89 के बीच देख लेना, ये आए थे बेटा, ठीक है ना, यही मतलब यही फेज रहा इनका। तो भाई इनके तो बाद ही आए हैं, इतना तो क्लियर है, और उनके बाद आए तो इतना तो क्लियर ही हो गया है, बोलो भाई। और ये तो भाई आप जानते हो, ये तो एकदम बाद में आए हैं, इनके 100 साल बाद आए हैं, 1989 में आए हैं ये विटकर साहब। और विटकर साहब ने ही, और सबसे ज्यादा हम लोग यही पढ़ रहे हैं, इन्होंने क्या पूरा का पूरा बोला, मोनेरा, प्रोटिस्टा है ना, फंजाई और एनिमेलिया और मतलब ये क्या है, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, ये हिंदी है, इंग्लिश में लिख रहा हूं भले ये, लेकिन सब वही है। मोनेरा में जिसमें बैक्टीरिया रखे गए, प्रोटिस्टा में जो एक कोशी जितने भी जीव जंतु थे उनको रखा गया, फंजाई में फंगस यानी कवक रखे गए, एनिमेलिया में हम लोग जो जंतु हैं वो रखेंगे, और प्लांटी में पौधे रखे गए, प्लांटी। क्योंकि पहले शुरुआत में जब लिनियस साहब का हुआ था तो सिर्फ दो ही थे, खैर एरिस्टोटल साहब ने दो को रखा था, शुरुआत में तो वही किया था भैया, सब हर जगह पर तो एरिस्टोटल साहब आ ही जाते हैं, तो उन्होंने किया था। खैर इतनी बात आपको क्लियर हो गई होगी। और ये जो होता है बेटा सबसे एडवांस है, और ये मेरे ख्याल से ये 2000 के आसपास आया, यानी 1999 या 2000 मान लो, इसके आसपास आया एग्जैक्ट, हमें लग रहा है कि इसी में आया होगा ये, क्योंकि सबसे लास्ट में आया एडवांस। तो इसमें क्या हुआ ना, ये डीएनए और उसके जेनेटिक मटेरियल पे बना, ये डीएनए और उसके जेनेटिक कोड पर इनको किया गया। किस आधार पे इसको क्लासिफाइड किया गया, डीएनए एवं जीनोम पर, जीनोम सीक्वेंस, यानी डीएनए और जीनोम के आधार पर इनको बांटा गया। तो आप यहां पर आप देख सकते हैं कि ये जो पुष्पी पौधों के लिए नामी है उसका, देखिए इसका नाम क्या है, एंजियोस्पर्मी फिलोजेनी ग्रुप, है ना। तो ये एंजियोस्पर्मी वाले ग्रुप हुआ है, इसे एंजियोस्पर्मी यानी जो पुष्पी पौधे होते हैं उन्हीं के लिए किया गया भाई। तो उन्हीं के लिए तो ये भी किए थे, बेंथम और हुपर साहब एंजियोस्पर्म को ही तो आगे किए थे। और ये तो भाई ट्रैकियोफाइटा, ब्रायोफाइटा, यानी जिसमें संवहनी वाले, या इसको क्या बोलते हैं, संवहनी जो होते हैं, असंवहनी मतलब जिसमें संवहन ऊतक नहीं पाया, जाइलम होगा नहीं पाया। तो ये वाला पॉइंट आप समझिएगा। तो कहां कैसे आए, हालांकि यहां पर लिखा हुआ भी है, देखिए 18वीं शताब्दी में आए, यानी 1753 में आए, 19वीं शताब्दी में आ गए, 1862 में आ गए, विकासवादी ये भी उसी में शताब्दी में थे 1800। और ये देखिए विटकर साहब, अच्छा विटकर यहाँ लिखा तो है बेटा, विटकर साहब 69 में थे, मैं ज्यादा इधर लिख दिया क्या, कितना 89 लिख दिया था, 69, ओके
अच्छा मुझे कंफर्म नहीं था, सॉरी, यहाँ लिखा भी है, हमने ध्यान ही नहीं दिया, ठीक है ना, तो वो आप देख सकते हो। तो यानी कुल मिला करके अब जो इसमें मिल रहा है मैंने यहाँ पर लिख दिया है BCDAE। तो जो इसमें मिल रहा हो, कौन मिल रहा है, पहला BC, हाँ पहला मिल रहा है तो पहला मार दो, हो गया, सही है, ठीक है। तो इन पॉइंट को आपको ध्यान रखना पड़ेगा। सवाल देखिए, जब तक हम एक एक सवाल की एनालिसिस नहीं करेंगे, एक एक चीजों पर हम समझेंगे नहीं कि क्या है, तो फिर मतलब ही क्या है एनालिसिस का, फिर तो हम बताते चले जाए ये सही है, ये सही है, ये सही है, ऐसे मजा नहीं आएगा ना। एनालिसिस कब आपको मैंने लिखा है कि एनालिसिस मतलब अगर मान लो अब भी कभी आए किसी पर तो एक दो बार जरूर देख लेना, एक बार फिर से देख लो ना हो तो सबसे पहले लिनियस साहब आए और वो सेक्स के आधार पे बांटे, स्त्रीकेशर और पुंकेशर के आधार पे, ठीक है। उसके बाद बेंथम और हूपर साहब आए, उन्होंने एंजियोस्पर्म यानी जो सबसे बड़े पुष्पी पौधे, इन्हीं को पुष्पी पौधे बोलते बेटा, एंजियोस्पर्म को ही हम लोग क्या बोलते हैं, पुष्पीय पौधे, तो जिसमें पुष्प होता है वो सबको एंजियोस्पर्म बोलते हैं या आवृत बीजी। तो पुष्पी पौधे को डाइकॉट और मोनोकॉट में बांट गया, जो एडवांस के आधार पर बांटा था ना इन्होंने, विकासवादी, ये देखो लिखा ही है ना, एडवांस मतलब नहीं, एडवांस वाले तो ये वाला इन्होंने किया था, ये किए थे बेंथम ऊपर प्राकृतिक प्रणाली के आधार पर, खैर जो भी है। एंगलर और प्रेंटल साहब ने क्या किया, ये विकासवादी पे आते, इन्होंने कहा कि जब विकास का दौर चल रहा था तो सबसे पहले जो थैलोफाइट्स यानी जो शैवाल वगैरह होते हैं, शैवाल वो जो काई वगैरह लगी होती है शैवाल, और ब्रायोफाइट्स जो छोटे छोटे होते हैं, आप देखते हैं मखमल की तरह बरसात के समय दीवालों पर आ जाते हैं, उसमें कहें कि इसमें जो है जाइलम फ्लोएम नहीं पाया जाता था। फिर उसके बाद टेरिडोफाइट, पी जो है ना, ये PT लिखा जाता है टेरिडोफाइट्स में, है ना, पी पहले लिखा जाता है। तो ये टेरिडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म, इनमें शुरुआत हो गई थी जाइलम फ्लोएम, और फाइव इसमें तो एडवांस हो गया एंजियोस्पर्म या पुष्पी पौधे, ठीक है। तो इतनी बात है, इनको दो ग्रुप में बांट दिया था इन्होंने। अब फिर उसके बाद आए कौन, विटकर साहब। तो विटकर साहब ने तो भाई सबको कहा कि सबको अलग अलग कर दी। पहले क्या था कि एनिमल और प्लांटी ये ही दोनों थे, और ये सारे के सारे जो आपको दिखाई दे रहे हैं ना, ये बैक्टीरिया या फंजाई, वो सब इसमें थे, सब इसमें रख दिए गए। बाद में वो हटा दिया गया क्योंकि इसका कोशिका भित्ति अलग है, इसकी कोशिका भित्ति अलग है, उसकी कोशिका भित्ति, भाई इसकी किससे बनी है, पेप्टिडोग्लाइकॉन की बनी है, इसकी किसकी बनी है, काइटिन की बनी है, इसकी किसकी बनी है, सेलुलोज की बनी है। तो उसके आधार पर इनको अलग कर दिया, और फिर एक कोशी जो जीव जंतु थे सबको अलग करके प्रोटिस्टा में रख दिया गया। तो इतनी पॉइंट आपको ध्यान में रखना होगा, ठीक है ना। आगे बढ़ते, आगे वाला सवाल थोड़ा सा ठीक ठाक सवाल रहा है, हाँ इसको लेकिन आपको अच्छे से अगर पढ़े होंगे तो ही इसको कर पाइएगा, ठीक है, क्योंकि ये थोड़ा सा घुमावदार सवाल है। तो यहां पर जो है, लेकिन है बहुत, चूंकि अगर साइंस के अगर बैकग्राउंड के रहे होते तब तो ये एकदम तुरंत हवा की तरह कर लेते, लेकिन अगर साइंस बैकग्राउंड का नहीं है तो आपको जरूर ये रोकेगा, अगर आपने नहीं पढ़ा हुआ है तो, है ना, बिल्कुल ये रोकेगा, क्योंकि है ना। अब ये TCA का मतलब होता है क्रेब्स साइकिल, क्योंकि आप अगर देखें तो ये जो आप यहां पर देख रहे हैं बेटा सिट्रेट को, सिट्रेट जो होता है वो ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड, यानी ये 3 कार्बोक्सिलिक एसिड से बना होता है, इसीलिए इसको नाम ही रखा गया ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल। हालांकि वो आपको ऐसे ही बनाने के लिए वो रख दिया गया और कोई बात नहीं है, ठीक है ना। या कभी कभी इसको हम लोग सिट्रिक साइकिल भी बोलते हैं, है ना, क्योंकि सिट्रिक एसिड है ना, ये सिट्रिक एसिड पहला जो बनता है वो सिट्रिक एसिड बनता है, इसलिए। अब देखो इसको थोड़ा सा समझने के लिए आप समझिए कि क्रेब्स साइकिल क्या होती है, कैसे होता है, ये कहां पर होती है, इन सारी बातों पहले एक बार आप देख लीजिए, फिर मैंने उसको आपको दिखाऊंगा, एक वीडियो के टर्म में दिखाऊंगा, ताकि आप समझ पाए कि कहां होता है क्या चीज, भाई ये किस चिड़िया का नाम है, लेकिन ये बात तो आपको समझना पड़ेगा, ठीक है ना। तो यहां पर क्या होता है, जैसे ये करें कि TCA चक्र में सक्सिनेट का फ्यूमेट में रूपांतरण, ये देखो ये सक्सिनेट है, और सक्सिनेट ये बिल्कुल इससे रूपांतरण हो रहा है, देखो फ्यूमेट, है ना, सक्सिनेट से फ्यूमरेट में हो गया, सक्सिनेट से फ्यूमरेट। अब आप देख सकते हो कि कहां से ये सवाल पूछ रहा है, तो ठीक ठाक है। अगर ये भाई ये साइकिल क्या होती थी, पहले आपको 12वीं में रटवा दी जाती थी, और वही सब रट्टा मारो जिंदाबाद वाला रहा, है ना। तो हम लोग कैसे इसको रटे थे, मुझे याद आ रहा है, मैं बताऊं, ये रटे थे ऑक्सैलो एसीटेट को बोला गया था ऑफिसर, बोलना है ऑफिसर, सिट्रेट को कैन, ऑफिसर कैन आई यानी आइसोसिट्रेट कैन आई, अल्फा को, अल्फा तो भाई ऐसे होता है, अल्फा लिखा होता है, तो ये वाले को नहीं, कीटो था, तो ऑफिसर कैन आई किल समवन समवन फॉर
मनी, मतलब ऐसे ऐसे ही था। तो इस तरीके से याद आ रहा है थोड़ा थोड़ा हमको, तो उस हिसाब से ये याद रहता, नहीं तो ये भूल जाएगा नहीं कि भाई ऑफिसर कैन आई किल समवन, या कुछ बोलते हैं कि कैन आई सेल सैंडविच, कुछ जगह पर ऐसे भी था। देखो ध्यान से, ऑफिसर यानी ऑक्जेलो, लेकिन एक आपको नाम याद रहेगा तब तो, पता चला नाम ही नहीं याद है, ऑफिसर के नाम पे आप क्या याद करिए। तो इसका नाम है ऑक्जेलो एसीटेट, फिर क्या होगा सिट्रेट, फिर आइसोसिट्रेट क्योंकि आई से आ गया है ना, कैन आई किल, किल यानी अल्फा कीटो आ जाएगा ग्लूटारेट, फिर उसके बाद सक्सिनिल कोएंजाइम आ जाएगा क्योंकि कैन आई है ना, समवन, ये कहने किल समवन है ना, तो समवन में हम लोग सक्सिनिल कोएंजाइम या सक्सिनेट बोलते हैं, यही आगे बढ़ के होता है, और ये फ्यूमरेट। तो यहां पर ये जो सक्सिनेट डिहाइड्रेट, ये देखो ये जो लिखा डिहाइड्रोजिनेज जो है बेटा, आपको शायद नहीं दिख रहा होगा, इसका नाम है सक्सिनिक या सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज। ये एक एंजाइम है जो क्या करता है, सक्सिनेट को फ्यूमरेट में कन्वर्ट करता है। तो सक्सिनेट से जब फ्यूमरेट में कन्वर्ट होता है तो यहां जो ये मिलता है FAD, तो ये वाला जो होता है ना बेटा, जो ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में भी यही वाला एंजाइम काम करता है, इसकी ये खूबी रही। और यही ये साथ में यहां पर बदलता है, और जो पाता है लेकर के चला जाता है कहां, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में, और वहां एनर्जी पैदा करता है, क्योंकि आपको पता है कि FADS2 से, हर एक FADS2 से 2 ATP का निर्माण होता है। तो ऐसे ही एक क्रेब्स साइकिल में 2 क्रेब्स साइकिल चलती है, एक ग्लूकोज को खत्म करने के लिए। खैर इसको हम बहुत डिटेल से क्लास में पढ़ाते हैं, लेकिन अब तो भाई जाहिर सी बात है, अब यहाँ पर तो हम सिर्फ डिस्कस ही कर सकते हैं, बहुत ज्यादा टाइम नहीं दे, पता चला कि ये भाई एक दिन की पूरी क्लास होती है, ठीक है। तो खैर इतनी बात समझ गया, ये वाले बात कह रहा है ये, तो ये बात सही है कि TCS है, ये ETS बोलते हैं, हाँ इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम ETS उसमें लेकर के चला जाता। रियल में जो होती है बेटा, आप अगर ध्यान से देखें तो रियल में अगर आप देख रहे होंगे तो ATP का निर्माण यहां, ये देखिए यहां हो रहा है एक, यानी पूरे क्रेब्स साइकिल में 2 बार साइकिल चलती है, एक ग्लूकोज को खत्म करने के लिए, यानी कंप्लीटली क्या करने के लिए, ब्रेक डाउन करने के लिए। तो सिर्फ इससे 2 ATP बनता है, और ग्लाइकोलिसिस में हमको 2 ATP मिला था, ठीक है। तो खैर तब यानी इतने, लेकिन सारा ETS से मिलेगा, मैं बता दूं आपको। तो ऑक्सीडेटिव फास्फोरिलेशन, ऑक्सीडेटिव फास्फोरिलेशन का मतलब होता है कि ऑक्सीजन जब इन्वॉल्व हो जाता है, सबसे लास्ट में ऑक्सीजन इन्वॉल्व होता है, शुरू में नहीं, सबसे लास्ट में इन्वॉल्व होता है। यहां पर कहीं पर ऑक्सीजन की जरूरत है, यहां पर कोई नहीं, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम वहां जाकर के वो इन्वॉल्व होता है, यानी अभी हम आपको दिखाएंगे। तो वहां पर जब ये जाता है तो उसको ऑक्सीडेटिव फास्फोरिलेशन बोलते हैं, यानी ATP का निर्माण ही है ये। इसका मतलब होता है ATP का निर्माण जब ऑक्सीडेशन हो जाए, यानी जब ऑक्सीजन आ जाए। और ये जो हो रहा है देखो, ये सबस्ट्रेट से हुआ, यानी ये से यहां बदला और यहां बन गया, यहां ऑक्सीजन की जरूरत नहीं। तो जो सबस्ट्रेट स्तरीय होता है फास्फोरिलेशन, उसकी बात हो रही। तो यहां पर कह रहा है कि पहला वाला तो बात सही है, पहला वाला बिल्कुल एकदम बात आपकी खरी खरी है, सही है। TCH चक्र में सक्सिनेट का फ्यूमरेट रूपांतरण अद्वितीय होता है, क्योंकि यह आंतरिक माइटोकॉन्ड्रिया झिल्ली में अंतर्निहित एक एंजाइम द्वारा उत्प्रेरित एकमात्र चरण सीधे तौर पर TCH चक्र से। ये वाला तो बात एकदम सरासर सही है, कोई दिक्कत नहीं, हम आपको आगे दिखाए में। लेकिन ये वाली बात थोड़ी सी अलग है, गलत है। गलत इसलिए ये कह रहा है कि सारा का सारा ऑक्सीडेटिव फास्फोरिलेशन से होते हैं ना, ऑक्सीडेटिव फास्फोरिलेशन से तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम होता है, जो कि 32 से 34 वाले होते हैं। ये बेचारे जो 4 होते हैं, यानी ग्लाइकोलिसिस में, और यहां वो होते हैं सबस्ट्रेट लेवल के। ये कह रहा है उत्पन्न सभी, तो ये बात तो गलत होगी, ये गलत, ठीक है। सबस्ट्रेट इस लेवल पे सिर्फ कहां होते हैं, क्रेब्स साइकिल में, क्योंकि देखो यहां पर ऑक्सीजन आया ही नहीं। तो ऑक्सीडेटिव फास्फोरिलेशन का मतलब होता है ATP, क्योंकि फास्फोरस ही तो जुड़ा है, नाम देखो एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, तो वो जुड़ा हुआ है, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, समझ पा रहे हैं ना मेरी बात, हाँ ठीक है। तो आगे चले अब, ठीक। तो अगला वाला बात करते हैं ग्लाइकोलिसिस। अब ग्लाइकोलिसिस आप जानते हो, जैसे ही फूड मटेरियल यानी ग्लूकोज कहां पहुंचता है, सेल में पहुंचता है, तुरंत वहां पर एंजाइम 10 एंजाइम मिल करके उसको ब्रेक कर देते हैं, किसमें, पायरुवेट में, पायरुविक एसिड में। ये देखो ये पायरुवेट, और फिर पायरुवेट जो होता है वो चेंज हो जाता है एस्टिल कोएंजाइम A में। एस्टिल कोएंजाइम 2 कार्बन का होता है, और ये एस्टिल कोएंजाइम ये तुरंत मिल जाता है ऑक्सैलो एसीटेट से, और यही ऑक्सैलो एसीटेट को यहां से ये कन्वर्ट कर देता है इसमें। तो यही पूरी की पूरी साइकिल चलती रहती है, ठीक है ना। तो ग्लाइकोलिसिस में कर रहा है एंजाइम फास्फोफ्रक्टोकाइनेज, ये जो होता है वो पहला वाला, ATP और साइट्रेट, ये वाले सिट्रेट
कि उच्च सांद्रता द्वारा एलोस्टेरिक रूप से बाधित होता है ना, से बाधित होता है, जिससे यह ग्लाइकोलिसिस और टीसीए चक्र दोनों के लिए एक मुख्य नियम। हाँ बिल्कुल, यानी ये इस वाले एंजाइम को आगे काम करने से रोक देता है, नहीं तो ये इसको एक्टिवेट कर देगा। तो इसके काम की एक्टिविटी को रोका जाता है ताकि ये आगे वाले चक्र में कार्य न कर पाए, ठीक है ना, इसलिए इसको रोक दिया जाता है। तो ये भी बात सही है, यानी अगर हम देखें तो इसमें भी सही है, एक्टिवेट नहीं करता, ये रोकता है, ठीक है। तो आइए अगर हम इसकी बात करते हैं तो देख, जब हम फूड मटेरियल को खाते हैं, खाना खाते हैं, तो जैसे ही आपका पाचन हो जाता है, जैसे आप चावल खा लिए हो, रोटी खा लिए हो, है ना, ये सब खाते हो, तो वो ग्लूकोज में बनता है बेटा। सबसे पहले जैसे रोटी चावल है, इसको हम स्टार्च करते हैं ना, ध्यान से समझिएगा, मैं पूरा एक्सप्लेन करता हूं। स्टार्च किस में ब्रेक हो जाता है बताइए? ग्लूकोज में ब्रेक हो जाता है, ये मैंने 50 बार समझाया है ना। तो ग्लूकोज में, जब ग्लूकोज में ये चेंज होता है तो ग्लूकोज ब्लड में आ जाता है भाई, पाचन से ब्लड में आएगा और ब्लड के द्वारा पूरे आपकी कोशिकाओं में पहुंचाया जाएगा। खासकर कौन सी कोशिकाएं काम करती हैं ज्यादा? तो मसल्स में ग्लूकोज पहुंचा दिया गया, ठीक है। अब जैसे ही मसल्स की सेल में पहुंचेगी, भाई ये सेल है मान लीजिए, ठीक है ना, और ये है माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। तो जैसे ही सेल में पहुंचेगा ये ग्लूकोज, यहां मान लीजिए सेल में आ गया, तो इसको तुरंत ये 10 एंजाइम देख रहे हैं, हेक्सोकाइनेज से लेकर के फास्फोग्लूको, है ना, ग्लूको आइसोमरेज, है ना, फास्फोफ्रक्टोकाइनेज, एल्डोलेज, या इतने जितने आप भी देख रहे हैं, ये सारे के सारे पाइरुवेट काइनेज तक जो है, ये बारी बारी से इसको तोड़ते हुए पहुंचा देंगे कहां तक? पाइरुवेट थे। यानी चूंकि ये 6 कार्बन का होता है तो ये 2 बन जाते हैं, ये 3-3 कार्बन के होते हैं, तो यहां तक। और आप अगर देखें ध्यान से तो यहां पर 2 एटीपी का यूज हुआ, 1 और 2, ठीक है, 2 एटीपी का यहां यूज हुआ, लेकिन यहां पर 2 जगह पर पैदा भी हुआ, 1 और 2, ठीक है। तो यानी 2 एटीपी का यूज हुआ और 4 एटीपी पैदा हुआ, इसीलिए हम बोलते हैं कि हमें 2 एटीपी का फायदा। लेकिन यहां सबस्ट्रेट लेवल के, सबस्ट्रेट फास्फोरिलेशन, है ना, जैसे ऑक्सीडेटिव फास्फोरिलेशन आपने देखा था, वैसे ये क्या है? सबस्ट्रेट लेवल का। भाई इस वाले में आपने क्या देखा था? ये क्या था? ऑक्सीडेटिव फास्फोरिलेशन है, लेकिन इस वाले में सबस्ट्रेट है, यानी यहां पर भी जो मिला है वो भी सबस्ट्रेट लेवल का है। ये जो एटीपी है ये सबस्ट्रेट लेवल के होते हैं, ये यहां पर जो एटीपी मिलेगा ये सबस्ट्रेट लेवल का होगा। इज दैट क्लियर? अच्छा, यहां पर आपको ढेर सारे दिख रहे होंगे बेटा, ये NAS, ये दिख रहा है, ये होता है जैसे आप नियासिन, निकोटिनिक, हाँ, एडिनोसिन, ठीक है ना, ये वो वाले हैं, ठीक। तो ये सारे के सारे हैं, जैसे विटामिन B2, B3, ये B3 है, और यही B3, इसीलिए मैं बार बार आपको पढ़ाता था कि विटामिन B3 ऊर्जा के उत्पादन में सह एंजाइम की तरह काम करता है, को एंजाइम की तरह काम करता है। तो यहां पर आप समझिएगा, ये सारे पॉइंट खैर बहुत लंबे हैं, लेकिन इनको आप समझिएगा कि ये 10 स्टेप की, आप देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 स्टेप की ये होती है। अब यहां बन जाता है, ये होता है कहां पर? साइटोप्लाज्म में। और जैसे ही ये यहां हो जाता तो ये साइटोप्लाज्म से इसको ऑक्सीजन रहेगा, अगर ऑक्सीजन है तो ये लेकर के पहुंच जाएगा किसको? ये देखो NADS को, NADS, ये NADS जो होता है ये इलेक्ट्रॉन कैरियर होता है, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन कैरियर। यहां से इलेक्ट्रॉन को लेकर के चला जाएगा, प्रोटॉन वहीं पर बच जाएगा, यानी प्रोटॉन सब वहीं आ गया। अब यहां से आ जाएगा सिट्रिक साइकिल में, सिट्रिक एसिड, सिट्रेट बन रहा है ना, और सिट्रेट को ही हम लोग क्या बोलते हैं? TCA, और यही क्रेब्स साहब ने किया था, इसलिए इसको क्रेब्स साइकिल बोलते हैं, और क्या। तो यहां से आपने देखा कि ये पायरुवेट, ये यहां से ये पायरुविक एसिड आएगा और बदल जाता है इसमें, है ना, एस्टिल कोएंजाइम। ये कहां पहुंच गया? ये माइटोकॉन्ड्रिया में है। ये कहां हो रहा है? ये माइटोकॉन्ड्रिया में है, माइटोकॉन्ड्रिया में हो रहा है। और माइटोकॉन्ड्रिया में जैसे बन जाता है तो आप देख सकते हैं कि यहां से ये पूरा ये साइकिल चलती है, मैंने आपको जैसे बताया था ऐसे चल रहा है, सिट्रेट, आइसोसिट्रेट, है ना, कीटोग्लूटरेट, फिर सक्सिनेट, फ्यूमरेट, ये सारे हो जाते हैं। हालांकि बीच में आपने देखा सक्सिनिल कोएंजाइम भी आता है, तो कभी कभी सक्सिनिल कोएंजाइम को नहीं भी लिखते, तो ये इतना चल जाता है। तभी तो ये हम लोग पढ़ते थे, ऑफिसर कैन आई, है ना, कैन आई किल समवन फॉर मनी, वो भी देखो, है ना। मैलेट भी नहीं लिखा है, खैर कोई बात नहीं, रियल पिक्चर तो पूरा ये मैलेट तक है पूरा। मैलेट फिर जाके ऑक्सैलो एसीटेट बनता है। खैर इतनी बात समझ गए तो ये हो। अच्छा, यहां से जितने भी आप अगर देखें ध्यान से, यहां FAD आपको दिख रहा है, यहां NAD दिख रहा है, यहां NAD दिख रहा है, यहां NAD दिख रहा है, आप देख रहे हैं ना। तो ऐसे NAD जो होता है वो 10 निकलते हैं। कितने निकलते हैं? 10 निकल रहे हैं। हर चूंकि ये 2 साइकिल होती है ना,
तो 2 साइकिल होती है तो लगभग यहां से कितना निकल गए, 10, 2 नहीं 8, सॉरी, यहां से 2 यहां से निकल जाता है और 8 से यहां से निकल जाते हैं और FAD 2 निकलता है। तो इस तरीके से यहां पर अब यही FAD और NAD यहां पर, तो ये है इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर, ये देखो इसीलिए मैंने ये लिखा हुआ बेटा, ये है ऑक्सीडेटिव फास्फोरिलेशन, यहां पर होता है। ये माइटोकॉन्ड्रिया है, माइटोकॉन्ड्रिया, ये देखो ये माइटोकॉन्ड्रिया है, ये भी माइटोकॉन्ड्रिया में होता है और ये भी माइटोकॉन्ड्रिया में, और ये बाहर होता है, ये यहां होता है, ग्लाइकोलाइसिस साइटोप्लाज्म में होती है, ठीक है। तो अब माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जब मैट्रिक्स में जाते हैं तो मैट्रिक्स में होता है, ये देखो क्रेब्स साइकिल, क्रेब्स साइकिल यहां सिट्रिक एसिड साइकिल या क्रेब्स साइकिल एक ही बात है, यहां पर हो रहा है, ठीक है ना। अब यहां पर यहां से जो निकलेंगे ये NADH और FAD, NADH को आप अगर नॉर्मल तरीके से आप समझ लीजिए तो ये होता है नियासिन, क्या होता है, नियासिन, ठीक है। और FAD क्या होता है, ये फ्लैविन होता है या राइबोफ्लेविन यानी B2 होता है, ऐसे आपको याद रहेगा, है ना। हाँ, तो अब यहां से ये पहुंच जाएंगे यहां, तो आप देखेंगे NADH जो है वो यहां पर चला जाएगा और इस तरीके से इस वाले जगह पर, सॉरी ये नहीं, ये यहां से तो ATP बन रहा है, ये यहां पर आता है ATP सिंथेटेज, ये है ATP सिंथेटेज एंजाइम जो बनाता है ATP सिंथेटेज, यहां है। अब यहां पर क्या होता है, यहां पर अच्छा जब ये बनते हैं, जब ये FAD या NAD बचते हैं तो अंदर खूब हाइड्रोजन बन जाता है, हाइड्रोजन प्लस को हम प्रोटॉन बोलते हैं, हाइड्रोजन प्लस एकदम यहां भरे रहते, कहे भैया अब हम लोग यहीं पर फंसे हुए हैं, हमको दो, कहेंगे बाहर जाने के लिए पैसा लगेगा, ऐसे नहीं जाएगा। तो जब अच्छा कहता है NAD आता है, कहता अच्छा चलो सब लोग चलो घूमने जाओ, तो ये इसको पैसा देता है और ये खटाखट देखो हाइड्रोजन यहां पहुंच गए, ये हाइड्रोजन यहां पहुंच गया, और हाइड्रोजन जब यहां से अब यहां पर आएगा, ऐसे घूम घाम के आएगा, तब फिर पैसा लगेगा और वही जो पैसा मिलता है वही बन जाता है ATP। यहां से फिर से आ गया, बात समझ में, ये कमाई हो गई इसकी। सब लोग जो घूमने गए हैं एक तरफ से गए घूमने, और घूम करके जब आएंगे फिर से तो फिर उनको गाड़ी से आना पड़ेगा भाई, एक तो घर वाला अपनी गाड़ी से ले जाके छोड़ दिया, जब वापस आएंगे तो वहां पर ये पैसा देना पड़ता, ऐसे ही समझाया गया था हम लोगों को। और यहां पर देखिए आयन का कंसंट्रेशन यहां बहुत ज्यादा हो गया, अब ये जो हाइड्रोजन पहले यहां था अब यहां चला गया, अब इसका ऑस्मोसिस हो जाता है, इसीलिए इसको बोलते हैं केमी ऑस्मोसिस भी, इसको ये केमी ऑस्मोसिस, यानी इनका यहां पर आने को हम क्या बोलते हैं बेटा, केमी ऑस्मोसिस, बस तो हो गया केमी ऑस्मोसिस, और केमी ऑस्मोसिस हुआ तो ATP बन गया, यही है, यही पूरी पूरी प्रोसेस होती है, ठीक है। अच्छा मैं एक काम करता हूं ना, इसको 2 मिनट के लिए मैं दिखाता हूं आपको, बहुत मजेदार चीज है, ऐसा नहीं है, मैं दिखाने की कोशिश करता हूं, अगर है तो थोड़ा सा अगर आप देखेंगे तो ये आनंद, चीजें तो बड़ी आनंद की हैं, लेकिन हाँ ये देखिए, जैसे हम लोग जो खाते पीते हैं, देखिए हम लोग की सारा चीज हम ये खाते हैं तो हमारे पाचन तंत्र में जाता है, तो ग्लूकोज, ये देखो ये ग्लूकोज है, यही टूटेगा, इसी को हम खाएंगे, खाएंगे पाचन कहां होगा, हमारे यहां पर ये पाचन हो रहा है, और यहां से जब ये पाचन होगा तो यहां से निकल करके ये देखो ये पचा, और ये ग्लूकोज हमारे ब्लड में जा रहा है, ये ब्लड है ना, ब्लड वेसल्स आप दिख रहे हैं, और ये कार्बोहाइड्रेट वही ग्लूकोज जो पच गया, जो चावल खाए हो आप सेब खाए, सेब से ग्लूकोज निकल गया, और ये है सारी की सारी अगल बगल, अगर आपको ये दिखाई दे रहे हो, ये सारी मांसपेशियां हैं, यानी मसल्स, मांसपेशियां, मायोसाइट कोशिकाएं, उसके अंदर आ गया कौन, ये है ग्लूकोज। अब ग्लूकोज यहां पर टूटेगा, हालांकि लंबी प्रोसेस वही 10 प्रक्रिया होंगी, अब ये टूटेगा, ये ग्लूकोज का मॉलिक्यूल है, ये टूटेगा पायरुवेट में या पायरुविक एसिड में, क्योंकि 6 का है, तो ये देखो देख रहे हैं ना, यहां पर ये ढेर सारे 4 ATP की निकलता है इससे, लेकिन 2 ATP का यूज हो जाता है, इसलिए हमारे पास सिर्फ 2 ATP फायदा होती है। तो अब ये टूटेगा 3 कार्बन के 2, जिसको हम बोलेंगे पायरुवेट। चलिए देखते हैं कैसे टूटता है, वही एंजाइम आएंगे 10 एंजाइम, बारी बारी से इसको तोड़ने की कोशिश करेंगे और टूट जाएगा, जब टूट जाएगा फाइनल, तब जा करके इसको अब माइटोकॉन्ड्रिया में ले जाया जाएगा। भाई पहले तो यहीं पर थोड़ा, ये साइटोप्लाज्म में है अभी, और साइटोप्लाज्म में इसको पहले ब्रेक किया जाएगा, जब ब्रेक कर दिया जाएगा, देखो दो यहां पर देखो, आपने देखा कि यहां 2 लगे, क्या इसमें 2 लगे ना, यानी इसमें 2 क्या लग गए तोड़ने में, ये देखो 2 ATP लगे, तो 2 ATP तो लग चुका है, तो 2 तो हो गए। अब देखो ये NAD, ये देखो आ गया, NAD आ गया, और ये देखिए 4 बन गए, यानी 2 लग गए थे और 4 बन गए, और ये पायरुवेट बन चुका है और NAD बचा या बना था, तो हमारे पास 2 चीजें यहां पर मिल चुकी। हालांकि ATP तो हमारा, और ये सबस्ट्रेट लेवल का ATP, ये जो भाई ये सबस्ट्रेट लेवल का है, इसमें कहां ऑक्सीजन की जरूरत पड़ी, ऑक्सीडेटिव फास्फोरिलेशन से तो नहीं हुआ ये, और ये NAD बच गया, तो ये दोनों अब कहां जाएंगे सीधे बताइए,
ये अब पहुंचाया जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया में। ऑक्सीजन रहेगा तो, ऑक्सीजन नहीं रहेगा तो यहीं पर इसको क्या बोलते हैं लैक्टिक एसिड बना के जमा कर देंगे और आपका दर्द होने लगेगा मांसपेशियां। एक दिन दौड़ गए तो बोले ये देखो माइटोकॉन्ड्रिया। तो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जब हम आएंगे तो माइटोकॉन्ड्रिया की ये मैट्रिक्स है, ये यहां पर चलती है साइकिल। ये तीन वही पायरुवेट कहां पहुंच गए हैं, पायरुविक एसिड ये कहां पहुंच गए हैं, ये आ गए हैं मैट्रिक्स में, यानी माइटोकॉन्ड्रिया। जो माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में अब देखो ये एनएडी भी आ गया, ये देखो कोएंजाइम में बदल गया ना। एक एनएडी यहां पर बनता है बेटा, एक यहां पर बनता है, तो ये कुल मिलाकर के बिल्कुल सही मैं करा था 10 ही बनते हैं। 2 यहां बन गया और कार्बन डाइऑक्साइड यहीं पर निकल गया। देखो एक कार्बन डाइऑक्साइड कोएंजाइम बनने से पहले ही निकल जाता है यहीं, तो ये पॉइंट देखिएगा। अब फिर कोएंजाइम में आगे किस में बनेगा, हाँ एक देखो ऑक्जेलोसक्सिनेट मिल गया, यहां पर ऑक्जेलोस वही ऑफिसर साहब मिल गए नहीं, अब ऑक्जेलोसक्सिनेट मिलेगा तो ऑक्जेलोसक्सिनेट किस में कन्वर्ट कर देगा, इसके साथ ये दोनों मिलेंगे, उधर कोएंजाइम निकल जाएगा। ये देखो यहां पर, और ये बन गया क्या, आ गया आप, ये बन गया आपका सिट्रिक एसिड। ऐसे ये बनते चले जाते हैं सारे। ये देखो यहाँ हाइड्रोजन निकल गया, यहाँ देखो एक एटीपी, ये सबस्ट्रेट लेवल का एटीपी बन गया, है ना, वही ऑफिसर कैनाई हिल या कैनाई सेल सैंडविच। तो देखो फिर से ऑक्जेलो स्टेट बन गया, ठीक है। तो ये पूरी साइकिल चलती। अच्छा ये 2 बार चलती है साइकिल, देखो ये 2 बार चलेगी, क्यों, क्योंकि 2 वहां पर बने ना, पायरुविक एसिड 2 बार बने थे तो 2 कोस्टिल एंजाइम आया, तो ये इस तरीके से। तो कोस्टिल एंजाइम वो बोलते हैं वो लिंकेज है, बीच में जो लिंक अभिक्रिया होती है। तो इस तरीके से आप अगर देखें तो ये देखो दोनों हो गए। तो हमारे पास अगर आप देखें ध्यान से तो 2 एटीपी मिला, 2 कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ, 2 कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ, 2 कार्बन, 6 कार्बन डाइऑक्साइड गायब हो गए। यहाँ देखिए एनएडीपी मिला, अगर हम इसको थोड़ा 1 सेकंड के लिए रोक देते हैं तो आप देखिए यहाँ पर हमको एफएडी मिल गया। यही वाला बहुत अलग है, हाँ, क्योंकि ये वाला यहां से लेकर के यहां तक बना। देखिए यहां तक सब सारे 4-4 कार्बन के हैं, है ना, यहां से यानी सक्सिनिल से यहां पर आया, सक्सिनिल कोएंजाइम, सक्सिनेट, और फिर उसके बाद सक्सिनेट के बाद फ्यूमरेट, फ्यूमरेट के बाद आप जानते हैं मैलेट आ जाता है, मैलेट को नहीं दिखाया जाता, फिर ऑक्जेलो एस्टिगेट। तो आप यहां पर देख सकते हैं 1 2 यहां बन गया, 2 यहां, कितना 4, मतलब 2 और 8 यहां बन गया, तो कुल 8 ही बने हैं, हाँ ठीक है ना। तो इतना आगे चल करके यही कन्वर्ट, एक NADH कितना देता है बेटा, 3 ATP बनाएगा, 1 से 3 ATP बनेगा। तो सोच लो जितने हैं, 2 2 4, देखो 2 2 4 2 8 और ये 2 10, अच्छा 10 ये भी है FAD, इससे 2 बनते उनसे 3, ठीक है। खैर आगे हम बताएंगे उस वहां पर क्लासेस में। अभी सिर्फ आपको इसलिए कि अभी भी है आप लोगों का एग्जाम, इसलिए मैं इतना एक्सप्लेन करना हो ताकि अगर आप देखें तो चीजें थोड़ा सा ध्यान में आए। तो ये पूरा यहाँ, अब यहां से जो बनेंगे ये है झिल्ली किसकी, और अगर आप यहां देखें तो ये सारे के सारे ये रखे हुए ये सारे प्रोटीन चैनल हैं, है ना, यहीं पर सारे के सारे बनते हैं, यहां से जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम है और यहां से फाइनल एटीपी का निर्माण होगा, वही आएगा यहां से सारे हाइड्रोजन इससे चले जाएंगे। ये क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया की जो इनर मेम्ब्रेन है, जहां क्रिस्टी पाई जाती है, मैंने बताई ये इनर मेम्ब्रेन है, उसी पर ये सारे साइटोक्रोम्स पाए जाते हैं, ये सब सारे प्रोटीन हैं वो पाए जाते हैं। भाई मैंने आपको बताया था कि भाई झिल्ली किसकी बनी होती है, झिल्ली प्रोटीन और फास्फोलिपिड की तो बनी है, तो ये तो फास्फोलिपिड है, तो ये सारे के सारे क्या है, प्रोटीन है। तो इसी प्रोटीन के माध्यम से जो होता है इलेक्ट्रॉन यहां से यहां, यहां से यहां, यहां से यहां, जैसे आप देखिए यहां पर ये हाइड्रोजनेज है, ये नाम ही है या NADH हाइड्रोजनेज, यहां पर आएगा तो यहां से ये इसको दे देगा, ये इसको दे देगा, ये इसको दे देगा, इसको दे देगा, फिर ऐसे ही करके ये सारी चीजें प्रोसेस चलती रहती है, ठीक है ना। इनको आप आसानी से देख सकते हैं कि साइटोक्रोम BC1 है, यूनिकिनोन है, साइटोक्रोम C है, सक्सिनेट रिडक्टेज है, तो ये सारे के सारे होते हैं, साइटोक्रोम ऑक्सीडेज है, क्लियर। यहां ये ऑक्सीडेज जो देख रहे हो यहां पर पानी बनता है हाइड्रोजन से, यहां पर ऑक्सीजन का इस्तेमाल यहां होता है, इतनी दूर से जो ऑक्सीजन आप बोलते हैं सांस लेते हो तो ऑक्सीजन जाके यहां यूज होता है, फाइनल बनेगा। आइए देखते हैं, हम लोग इसको देखने की कोशिश करते हैं। बहुत मजेदार चीजें हैं, लेकिन बस यही है कि अगर उस लेवल से आप पढ़ें तो देखो NADH, ये देखो, ये देखिए ये आ गया ना, ये प्रोटॉन नहीं, ये हाइड्रोजन प्लस को प्रोटॉन ही बोलते हैं हम लोग, तो ये यहां चला गया। ये लोग सब गए हैं घूमने, अभी देखिए घूम तो रहे हैं, यस यहां देखो ये बन गया ना पानी, और देखो अब यहां देख करके इनको पैसा आना पड़ रहा है, आ तो रहे हैं तो कहें दो भाई पैसा, तो ATP बन जा रहा है, तो आपका कमाई हो जा रही है, अंदर गए थे अंदर कमाई हो जा रही, तो यही आपकी ATP है, यही आपकी ऊर्जा है। तो यही पूरी की पूरी प्रोसेस, इसी को बोलते हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, या इसी को बोलते हैं ऑक्सीडेटिव फास्फोरिलेशन। क्यों, क्योंकि ऑक्सीजन यहां पर यूज हो रहा है, देखो ये ऑक्सीजन आया और ये पानी बन गया, ऑक्सीजन आया पानी बन गया यहां से, इसीलिए इसको बोलते हैं ऑक्सीडेटिव फास्फोरिलेशन, और कुछ नहीं। बात क्लियर, बहुत हो गया इसका, तो मेरे ख्याल से समझ गए हो। यही सारी चीजें चलती रहती है बराबर आगे, और कुछ नहीं, यही है, पूरी बन जाएंगे। तो चलो भाई हम आते हैं अपने टॉपिक पे।
क्योंकि बहुत लंबा करेंगे तो बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा, फिर आप बोलेंगे कि सर बहुत ज्यादा लंबा कर दिए। ठीक है ना, यहां तक बात समझ गए आप? ओके, अब आते हैं हम अगले वाले टॉपिक पे। अगला वाला है आपका ये क्या कर रहा है? हम किसी वृक्ष पर हरा प्रकाश डालें तो वृक्ष, आपको वैसे ही पता है कि अगर हम हरा प्रकाश डालेंगे तो हरा तो वो कुछ करता ही नहीं बेचारा, हरा में तो कुछ होता ही नहीं उसका, हरा तो सीधे रिफ्लेक्ट ही कर देता है। भाई आप जानते हैं कि सब फोटोसिंथेसिस दो में होती है, एक तो लाल वाले में होती है और एक में, और पीला वाला भी बहुत कम होता है। पीला वाला भी आता है ना तो आधा तो आएगा, आधा पीला भी चला जाएगा। अगर हम पीले की बात करते हैं तो पीले वाले में बहुत कम होता है, बहुत कम होता है पीले वाले में। पीला वाला भी अगर मान लीजिए आ रहा है तो थोड़ा ये भी चला जाता है, और ये तो 100% चला जाता है। यानी इसीलिए तो हमको सारी की सारी पत्तियां हरी दिखाई देती हैं। ये देखो, हरा प्रकाश पूरी तरह से परावर्तित होता है जिससे पत्तियां और चमकेंगी, क्योंकि भाई अगर आप सिर्फ हरी हरी डालेंगे तो बेचारे एब्जॉर्ब ही नहीं करेगा, सारा लौटा ही देगा तो और चमकेगा, यानी प्रकाश में छिप जाएगा, अधिक गहरा दिखाई देगा, पहले जैसा ही दिखाई देगा, अधिक चमकीला दिखाई देगा। तो भैया अधिक चमकीला दिखाई देने लगेगा, क्यों भाई? यहां तक किसी को कोई समस्या हो तो बोलो, ठीक है ना? तो ये है क्लियर, मेरी बात समझ गए? ओके, अब आते हैं अगले वाले। ये वाला भी है थोड़ा सा दमदार टॉपिक तो है, अपने आप में मस्त है और अच्छा है। हालांकि यहां पर आपको पूरा जेड स्कीम को समझना होता था। जेड स्कीम अलग कुछ नहीं है। जेड स्कीम ये वास्तव में ये होते हैं जिसको हम बोलते हैं क्या बोलते हैं हम उसको, ग्रेना। जैसे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती तो प्रकाश संश्लेषण होती है कहां पर आपके, अगर प्लांट के देखा जाए तो प्लांट की होती है क्लोरोप्लास्ट में, है ना? तो ये क्लोरोप्लास्ट है, ठीक है। ऐसे प्रकाश की ये मान लीजिए आ रही है, यहां पर ये देखिए आइए, और यहां पर ये ग्रेना होता है। ग्रेना का एक जो पार्ट होता है उसको हम लोग थैलेक्वाइड बोलते हैं, ठीक है ना, थैलेक्वाइड। और इसी में पिगमेंट भरे होते हैं और फोटो सिस्टम इसी में पाए जाते हैं। इसमें ये जो फोटो सिस्टम देखना, फोटो सिस्टम सेकंड और फोटो सिस्टम फर्स्ट, तो पहले सेकंड पे, सेकंड पहले क्या करता है, जैसे भाई होता है फोटो सिस्टम फर्स्ट, ये कहें कि ये मेन है भाई, तो पहले जो फोटान आता है धाए 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 धाए, ये कैसे गिरेगा? एकदम फोटान तो एकदम गोली की तरह आता है ना भाई, सूर्य से प्रकाश आ रहा है, इसके लिए तो गोली की तरह आ रहा है। तो अगर सीधे खट 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 अगर वो क्लोरोफिल के पिगमेंट्स पे पड़ने लगे फोटो सिस्टम फर्स्ट पे, तो ध्वस्त हो जाएगा। इसलिए ये चैनल से इसको ले जाया जाता है, एक चैनल से जाता है, तो ये इसका देखो जेड के जैसे बन जाता है। देखो ये यहां पहले आता है, ये देखो ये फोटान आ रहा है बेटा, देखो फोटान जंप करता हुआ आएगा, खट 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 खट, फिर इसे P60 पे जाएगा सेकंड पे, और फिर यहां से ये निकल जाएगा फियोफाइटिन में। ये फियोफाइटिन इसको क्या करता है, एब्जॉर्ब। पहले इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने वाला फियोफाइटिन होता है। ये फियोफाइटिन इज द फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर्स होता है। और फिर उसके बाद फाइटोकिनोन्स आते हैं, फाइटोकिनोन ए, फाइटोकिनोन बी, फिर साइटोक्रोम B6F आता है, ऐसे आएंगे, और फिर आ जाएगा ये फाइटोसाइनिन ये लेगा, और फिर इसके बाद देगा किसको, फर्स्ट वाले का। अब ये बॉस के पास पहुंचेगा, मेन बॉस ये, और यहां से देखो फिर NAD बच गया, ये देखो यहां देखो लल्ला। अब यही इसी में फिर क्या एकदम सेम, ये कैसा होता है, जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम होता है ना, सेम वैसे ही होता है ये पूरी प्रोसेस अगर आप देखिएगा तो ये। लेकिन वहां पर कहां चले, अच्छा क्यों, क्योंकि यहां पर भी तो ATP बनता है भाई, प्रकाश संश्लेषण में भी तो ATP बनता है ग्रेना में। अरे भाई वही प्रकाश संश्लेषण, जब ATP बनेगा तभी तो वो ग्लूकोज बनाएगा। अच्छा, प्रकाश संश्लेषण और रेस्पिरेशन जो अभी आपने देखा इसके पीछे वाला, दोनों एक दूसरे के उलट है। प्रकाश संश्लेषण ग्लूकोज बनाता है और श्वसन ग्लूकोज तोड़ता है। प्रकाश संश्लेषण सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा को बांधता है, और रेस्पिरेशन सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा को तोड़ करके शरीर के लिए यूज करता है। तो दोनों एक दूसरे के उल्टे हैं, और दोनों से अच्छा सवाल पूछा गया, तो ये भी बात समझ रहे ना। तो यहां से ये सारा चीज इसकी भी झिल्ली होगी, इसी के झिल्ली में ये सारी की सारी प्रोसेस होंगी, ठीक है ना। इसके किसमें, ग्रेना में। ये सब सारी की सारी प्रोसेस कहां हो रही, ग्रेना में, और इसको बोलते हैं लाइट प्रोसेस, दिन में होती है ये लाइट प्रोसेस होती है, ठीक है। तो यहां पर होगी और ये फाइनल पहुंचेगा ADP और यही फिर बना देगा, क्योंकि यहां तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, यहां पर भी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम है। तो पहले तो ये फोटान का है, खट 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 इलेक्ट्रॉन, जैसे फोटान आ पा रहा खट 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 खट, तो यहां से यहां, यहां से यहां, यहां से यहां निकल के जाए, ठीक है ना। तो ये देख सकते हैं कि आप सबसे पहले क्या P17, तो पहले तो P17 पे आता है क्या, पहले P16 पे, हाँ बिल्कुल इस पे आता है, P68 पे आए, फिर आ गया। लेकिन यहां पर उल्टा दे दिया है ना, फियोफाइटिन पे आना चाहिए, लेकिन इसने क्या दे दिया, पहले ही फाइटोकिनोन पे दिया। फाइटोकिनोन पहले फियोफाइटिन पे आएगा, ये इसका क्या नाम है बोलो, ये फियोफाइटिन है,
पहले फियोफाइटिन पे आएगा और फियोफाइटिन पे ये तब उसके बाद ए बी फाइटोकिनोन पे जाए, फिर साइटोक्रोम B6 पे जाएगा। इसका मतलब दिस वन इज रॉन्ग, है ना। अच्छा मैं लाल वाला ले लेता हूं, ये तो सही नहीं हो सकती। और पहले तो P7 पे भी नहीं आता भाई, पहले तो इस पर आएगा ना फोटान, पहले उसी पे चला जाएगा। तो ये वाली भी बात गड़बड़ है, ठीक है, ओके ना। हाँ बिल्कुल, तो इसका मतलब ये वाला सही है। ये देखो ये पूरा का पूरा ये बता दिया है। अब यहां पर जब आ जाता है तो यहां पर ये पहुंच जाता है बेटा यहां पर फेरिडॉक्सिन पे, तो फेरिडॉक्सिन वाला ये सही है, यानी तीसरा और चौथा दिया है, यस, यानी दिस वन इज द करेक्ट, दिस वन इज द करेक्ट, इसी में ये होगा। क्योंकि आप देखें अगर ये इस पर यहां तो नहीं दिखाया गया, अगर इसके आगे देखें तो ये पूरा का पूरा ये फेरिडॉक्सिन के पास जाएगा, ये देखिए, है ना, ये फेरिडॉक्सिन के पास जाएगा और फिर इसके बाद होता हुआ ये बता रहा कि ये देखिए फाइनली फेरिडॉक्सिन के पास गया ना, तो ये है यहां पर, ये ठीक। तो इस तरीके से भाई जाहिर सी बात है, अगर इसमें भी देखें तो इसमें भी ये प्रोसेस होती है। तो ये फोटोसिंथेसिस है, जैसे यहां पर हो जाएगा ये लाइट रिएक्शन, और लाइट रिएक्शन को ये बोलते हैं फोटो सिस्टम। सेकंड पे आती है लाइट, ये देखो यहां आई और यहां से ये उड़ करके ये देखो यहां पर गई और यहां से होती हुई पूरी चेन से पहुंच गई यहां तक, देख रहे हैं ना, पूरी पेरिडॉक्सिन तक पहुंचेगी, फिर वहां से यूज हो जाएगी। यहां देखो ये एक एटीपी यहां बन गई, दिख रहा है कि नहीं। तो इस तरीके से ये बनाएगा और जब यहां से ये जो एनर्जी बन जाएगी ये एनएडी यूज होगा, अब इसमें यूज होंगी, ठीक है ना, इसके तहत ये यूज होंगी। देखिए यहां 3 एटीपी यूज हो जा रही है, यहां 6 एटीपी यूज हो जा रही है, तब न जाकर के ये बनेगा पूरा। और इसमें सबसे पहला जो सबसे है रिबोलोज बाइफास्फेट, रिबोलोज बाइफास्फेट आपको रुबिस्को, सॉरी रुबिस्को को ही बोलते, वही रिबोलोज बाइफास्फेट को रुबिस्को बोलते हैं। तो रुबिस्को सबसे मेन होता है, रुबिस्को आएगा और फिर यहां से देखो, देख रहे हैं ना, ये 3 कार्बन डाइऑक्साइड को पहले लेगा एक चक्र में, ऐसे खटाखट बनाता हुआ जोड़ जोड़ करके शुगर बनाएगा ये बारी बारी से, ठीक है। तो ये सारी की सारी प्रोसेस चलती है यहां पर केल्विन साइकिल। इस तरीके से ये भी प्रोसेस होता रहता है, जोड़ते रहते। इनके भी अगर हम देखें तो 1 मिनट के लिए इसको भी हम लोग देख लेते हैं, 1 मिनट नहीं लगेगा, 2 मिनट लगेगा, इसको भी हम लोग देख लेते हैं ताकि आपके दिमाग में ये बना रहे कि कैसे कैसे ये सारी प्रोसेस होती हैं। एक एक प्रोसेस अभी लिखा तो नहीं सकते बेटा, लेकिन हम दिखा तो सकते ही, है ना। तो आइए हम लोग देख लेते हैं ये थोड़ा सा। यहां देखिए ये जैसे ये हम बात करते हैं, चलो भाई ये फोटॉन्स आ रही हैं, फोटॉन आप जानते हैं ये लाइट वाली आती है, लाइट वाले में ही हम लोग यूज करते हैं। ये देखिए ये जैसे फोटॉन्स आ रहे हैं, प्रकाश इसके ऊपर टप 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 गिर रहा है, तो भाई इतना तेजी से ये आ रहा है, इतनी हाइट से आ रहा है ये, तो भाई नुकसान कर सकता है, इसीलिए कई लेयर पे ये हो करके जाते। देखो ये कह रहा है कि ग्रीन को वापस कर देता है, लेकिन लाल को नीले को, इसी में तो फोटोसिंथेसिस होती है। ये देखो इसका थोड़ा सा लिया लेकिन ये भी वापस कर दे, इसीलिए आप देखते हैं कि पीली पत्तियां भी थोड़ा सा पीली पीली लगती है, ठीक है। हम अंदर अगर चल के देखें इसके, तो ये कोशिकाएं हैं, कोशिकाओं के अंदर ये आपको मिल जाएगा, ये क्या है, ये है क्लोरोप्लास्ट। ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये तो पूरा सेल है, सेल के अंदर ये है क्लोरोप्लास्ट। और क्लोरोप्लास्ट में आप देख रहे हैं ये क्या है, ये ग्रेनम है और ये स्ट्रोमा, ये पूरा तो क्लोरोप्लास्ट है, अंदर स्ट्रोमा भरा हुआ है। इस तरीके से अंदर अगर हम इसके चल कर देखें तो आप देखेंगे कि ये देखिए एक एक को थैलेक्वाइड बोलते हैं, ये जितनी भी आपको दिखाई दे रही है एक एक थैलेक्वाइड है। और इसी थैलेक्वाइड के जिस तरह से आपने माइटोकॉन्ड्रिया के मेम्ब्रेन में देखा था, इसमें भी, इसीलिए देखो माइटोकॉन्ड्रिया में भी डीएनए होता है और क्लोरोप्लास्ट में भी डीएनए होता है। माइटोकॉन्ड्रिया में 37 जीन वाला होता है और यहां लगभग 100-125 जीन वाला होता है, ज्यादा वाला जीन वाला होता है, तो इसमें ज्यादा है। तो ये देखिए यहां पर, ये देखो वही इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, लेकिन यहां पर अब हम लोग फोटो सिस्टम बोलेंगे इनको, है वही चीज लगभग वो, ये भी इलेक्ट्रॉन को लेके जाता है, यहां से ले जाएगा यहां पर, ये देखो एटीपी बनाएगा, है वही चीज, कोई अलग तो है नहीं। आप देखिए ये देखो ये आ रहा है, ये है फोटो सिस्टम फर्स्ट और सेकंड, और वो है फोटो सिस्टम फर्स्ट। तो ये देखो आ रहा है, ये धाए धाए यहां आया, यहां आया, यहां आया, यहां आया। अब ये देख रहे हो ना, ये सब इसको रोकते हैं बेटा, और ये सारे के सारे क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स ही होते हैं, जितने भी हैं सब रोक रहे हैं, नहीं तो अचानक से एक साथ नहीं जाना है इनको, ठीक है। और फिर देखना ये देखो इलेक्ट्रॉन आ गया, ये आ गया, ये अब ये पी क्या हो गया, ये सेट हो गया, यानी सब लोग लिए और लेकर के पहुंचा रहे हैं कहां पर, ये एक्टिवेट, वही देख रहे हैं ना,
यस, अब यहां से ये इलेक्ट्रॉन दे दिया। सब पहले इकट्ठा करते हैं, सब सारी एनर्जी को इकट्ठा करते हैं, फिर एक को देते हैं, फिर यहां से ये ट्रांसफर करता है, यहां से ट्रांसफर करेगा इसको। देखो ये फोटो सिस्टम फर्स्ट है, पहले ये लेगा और फिर फोटो सिस्टम पे आएगा और फिर ये यहां जाएगा। इस तरीके से ये सारी की सारी प्रोसेस होती रहती। इलेक्ट्रॉन कैरियर ये भी है, वहां पर भी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट बोलते थे। आप देखो वहां पर भी देखो साइटोक्रोम B6F था कि नहीं, यहां पर भी है। आप देखिए, अब यहां से देखिए ये प्रोटॉन वगैरह यहां पर आपको यहां पर भी दिखाई दे रहे हैं। और ये देखो अगर कार्बन डाइऑक्साइड को देखो यहां, ठीक है, ये देखो ये वाटर है, सॉरी कार्बन डाइऑक्साइड नहीं वाटर है, ये ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन की यहां पर भी जरूरत पड़ेगी, निकलेगी यहां तो ऑक्सीजन निकलेगी ना। देखो यहां ये देखो ऑक्सीजन निकल रही, तो ये ऑक्सीजन निकलते ही तो ये बाई प्रोडक्ट है। ये तो भाई हाँ, ये तो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस हो तो इसमें निकलेगी। और ये देखो ये यहां पहुंच रहे, तो इसमें भी वही चीजें हैं जैसे वो आपने देखा कि भाई क्लोरोफिल मतलब P60 से निकला, फिर फाइटो क्या किसमें फियोफाइटिन में, फिर फाइटोक्विनोन्स A, फाइटोक्विनोन B, फिर तो ऐसे यहां पर भी ये सब बने होते हैं बेटा, यही वही है सब। ये देखो ATP बनना शुरू, देख रहे हो ना। अब ये इस तरफ स्ट्रोमा है ना, इस तरफ स्ट्रोमा है, तो इसलिए स्ट्रोमा में यहां पर बनना शुरू हो जाता है। फिर आगे वही प्रोसेस होगी, अब यहां का वही ले लेगा, ये एनर्जी जो इसमें बनी वहां से ले लेगा। तो यहां अभी तो मैंने आपको यहां दिखाया, फिर उसके बाद जैसे क्लास में होंगे तो ये सारी बातों को तो हम वहां लिखना होगा ना। मैं आपको दिखा रहा हूं कि कैसे प्रोसेस, देखो NAD आ गया कि नहीं आ गया। तो ऐसे ये सारी प्रोसेस होती रहती है, यहां पर सब चीजें नहीं दिखाया जा सकता, अब उतना टाइम नहीं होता है ना। अब देखिए यहां से ये सब निकल रहे हैं, देखो ये सब निकल रहे हैं, यानी ATP यहां से बन रही है और बनने के बाद कहां पहुंचेगी, ये देखो ये है केल्विन साइकिल। केल्विन साइकिल के द्वारा आपका बन गया शुगर, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड ये देखो ये से जाएंगे, ये प्रोसेस होती जाएगी और ये मिलकर के बन जाएगा ये। अच्छा, ये केल्विन साइकिल है, केल्विन साइकिल बनेगा और इसी से बनेगी आपकी क्या, कार्बन डाइऑक्साइड का फिक्सेशन होता है ना इसमें, 6 कार्बन डाइऑक्साइड आपस में फिक्स होकर के बना देते हैं क्या। और सबसे पहले रिबुलोज 5-फास्फेट, यही एक रिबुस्को एक एंजाइम है बहुत बड़ा, यही बनाना शुरू करता है। देखो ये फास्फोग्लिसराइड बना ग्लिसरेट, फिर उसके बाद उसका फिर रिड्यूस हो जाएगा, फिर आगे प्रोसेस आएगी। तो इस तरीके से देखो ये एनर्जी यहां पर मिला, इसको ले लिया वहां से। ये कहां से पैदा हुई थी एनर्जी, ये वही वाले जो प्रकाश को इकट्ठा किए थे फोटो सिस्टम, वहां से आया। ये डार्क रिएक्शन बोली जाती है, ये अंधेरे में होती है। अंधेरे मतलब इसको लाइट की जरूरत नहीं होती, अंधेरे में नहीं होती, लेकिन इसको किसी जरूरत होती नहीं, तो इसलिए इसको हम केल्विन साइकिल या डार्क रिएक्शन भी बोलते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से ये पूरी की पूरी प्रोसेस चलती रहती है, ठीक है ना। तो ये होता है पूरा। और फाइनल देखो बन गया ये ग्लूकोज, अब ये ग्लूकोज बन गया फिर यूज होगा, इतनी बात क्लियर। तो यही वाली पॉइंट आपको समझना होता है और कुछ नहीं, इसमें बहुत ज्यादा नहीं है। आज आते हैं हम लोग अपने फिर से, तो ये पॉइंट आप समझ गए कि यहां पर ये होता है और यहां पर ये सारी चीजें होती है, केल्विन साइकिल चलता है। लेकिन यहां पर एक पॉइंट और समझेंगे, इसमें ना प्लांट जो होते हैं वो तीन टाइप के बांटे गए। फोटोसिंथेसिस के आधार पर ना प्लांट को 3 वर्गों में बांट दिया गया, एक C3 प्लांट, एक C4 प्लांट और एक काम प्लांट्स। अब आपको ये बताना होगा कि काम प्लांट का फुल फॉर्म क्या है ना। तो इन सबको हम देखते हैं। ये C4 प्लांट है, C4 प्लांट में जो फोटोसिंथेसिस होती है बेटा मीजोफिल में होती है, ये वाले, इनको हम मीजोफिल बोलते हैं। क्या बोलते हैं इनको, मीजोफिल सेल बोलते हैं। ये मीजोफिल सेल होती है, मीजोफिल कोशिकाएं होती हैं, इसी में होंगे। लेकिन ये देखो ये लिखा है ना मीजोफिल कोशिकाएं, ये जो हरी हरी आपको दिखाई दे रही, लेकिन ये जो होता है जो जाइलम और फ्लोएम जिसको आप बोलते हैं बंडल सीथ, ये जिससे कवर हुआ है ये बंडल सीथ है, और ये जाइलम और फ्लोएम है। अंदर जो आ रहा है ये क्या, वेस्कुलर बंडल, ये जो आया हुआ है बेटा, ये जो होते हैं ना ये जाइलम और फ्लोएम होते हैं। जैसे आप पत्तियों में उसकी नसें देखते हैं ना, पत्तियों की जो मिड रिप्स होती है, रिप्स उसमें होता है, ये है जाइलम, और कौन है, जाइलम एंड फ्लोएम। तो ये जाइलम एंड फ्लोएम है, ठीक है। इस तरीके से ही होता है। और इनका देखो, इनका जो बंडल ऑफ शीथ है और इनका देखो बंडल ऑफ शीथ, एक ही जैसा है या अलग अलग, बोलो कुछ तो अलग है ना। तो इसकी एनाटॉमी थोड़ी सी अलग होती, तो इनमें दोनों में होती, दोनों में, यानी ये जो बंडल शीथ सेल आपको देख रही हैं यहां पर भी होती है और मीजोफिल सेल में भी होती। तो ये ना 2 जगह पर होती, तो उसको हम बोलते हैं C4 प्लांट। C4 प्लांट इसलिए क्योंकि ये पहला वाला जो ऑक्सैलो एसीटेट, आप देखो ये जो पहला वाला बन रहा है ये 4 कार्बन का है, इसलिए इसको C4 प्लांट बोलते हैं, ठीक है ना। यहां पर इज दैट क्लियर। तो अब यहां से ये बन करके आएगा और तब जाकर के ये केल्विन साइकिल में आएगा, यानी ये पहले इसमें बनेगा, यानी सन की लाइट आएगी तो पहले यहां पर बनेगा, क्योंकि जल वगैरह यहीं से आ रहा है तो यहीं पर सब बनेगा, पहले यहां पर बनेगा और बनने के बाद फिर ये जो है फिर
इसमें जाएगा। यानी सबसे पहले अगर सन आएगा तो सन इसमें पड़ेगा यहां पर, फिर इसमें बनेगा और बनने के बाद फिर यहां से होके जाएगा। इसको हम बोलेंगे क्या, C4 प्लांट है। जैसे मक्का है, मक्का, बाजरा, क्या बोलते हैं इसको, गन्ना, तो जिसकी लंबी लंबी पत्तियां होती हैं बेटा, ऐसी वाली, है ना, ये सब जो होते हैं इनको हम काम प्लांट बोलते हैं, क्योंकि इसमें दो जगह पर होता है ये। केल्विन साइकिल तो खैर है ना, देख रहे हैं ना केल्विन साइकिल कहां हो रही है, इसमें बंडल ऑफ शीट में। तो बंडल ये इस वाले में, ये जो गोल गोल आपको दिखाई दे रहे हैं, देखिए बंडल शीट सेल, इसमें केल्विन साइकिल हो रही है, देखो। यानी सबसे पहले ये लाइट आ रही है, तो उल्टा मैंने बना दिया था, सॉरी। जब लाइट आ रही तो पहले इसमें यूज होगा, फिर इसमें यूज होगा, और फिर ये यहां से बन के चली जाएगी, ऐसे। तो ये सब होता है। और एक और होता है जिसको हम काम प्लांट बोलते हैं। आपको बताना है काम प्लांट, काम का क्या फुल फॉर्म होता है, ये आपके लिए। तो काम प्लांट जो होते हैं ये सकुलेंट्स प्लांट्स में होता है। सकुलेंट्स यानी होता है जैसे नागफनी वगैरह, जो नागफनी है, कैक्टस है, तो नागफनी जो होते हैं ना, उनमें ये पाया जाता है। ये रात के समय जो होता है इनका स्टोमेटा बंद हो जाता है। स्टोमेटा बंद क्यों हो जाता है? अगर स्टोमेटा बंद नहीं होगा तो भाई वाष्पोत्सर्जन की क्रिया हो जाएगी ज्यादा, तो यहां पर आकर के ये रुक जाता है वैक्यूल में। और सारा ये रात के समय सारा कार्बन डाइऑक्साइड इकट्ठा होकर के उसकी रिक्तिका में आकर के इकट्ठा हो जाता है और वहां पर मैलेट बना देता है। और वही फिर दिन के समय जब सूर्य का प्रकाश आता है तो यही मैलेट निकल करके वहां मैलेट बनता है कि नहीं? अरे फ्यूमरेट के बाद मैलेट बनता है कि नहीं? तो मैलेट ये यहां से बन करके इकट्ठा आ जाता है और फिर ये अंदर जाता है केल्विन। जब यहां से लाइट आती है तो दिन के समय ये यहां बनता है। रात के समय स्टोमेटा अगर खुलेगा तो दिक्कत हो जाएगी, इसलिए रात को ये स्टोमेटा क्या होते हैं, रात को खुलते हैं, दिन में नहीं खुलते, दिन में बंद रहते हैं। इसीलिए दिन में अलग चीज होता है, रात में अलग चीज होती है, तो उसको बोलते हैं काम प्लांट्स। ठीक है, इतनी पॉइंट आप समझ गए कि C3 प्लांट क्या है, C4 प्लांट क्या है, काम प्लांट्स क्या है। ये वाले पॉइंट्स को आपको ध्यान में रख के जाना है, देख करके भी जाना है क्या चीज होती है, क्योंकि इतना सवाल डेप्थ में पूछ रहा है तो कुछ भी पूछ सकता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे वाला भी सवाल ठीक ही ठाक रहा है। हालांकि मैंने आपको बताया था फ्लोएम जो होते हैं 4 प्रकार की सेल से बनी होती हैं। अब फ्लोएम हो या जाइलम हो, फ्लोएम भी 4 प्रकार की सेल से बनी होती है, मैंने आपको बताया था। पहली जिसको हम क्या बोलते हैं, चालनी कोशिकाएं हैं, चालनी सेल कोशिकाएं, या इसी को हम क्या बोलते हैं, सीव ट्यूब। इसी को हम लोग बोलते हैं सीव ट्यूब, है ना। ये चालनी कोशिकाएं हैं। और सहायक कोशिकाएं या इसको सहचर कोशिकाएं, कंपेनियन सेल बोलते हैं, सहचर कोशिका। और एक होती है जिसको हम बोलते हैं फ्लोएम, फ्लोएम मृदुतक। और एक होता है जाइलम मृदुतक, जाइलम करें, फ्लोएम की बात हो रही तो फ्लोएम फाइबर, फ्लोएम तंतु। ये 4 प्रकार की कोशिकाओं से बना होता है ना। इसमें जो सहचर कोशिकाएं हैं, चालनी कोशिकाएं की बहुत सहायता करती हैं, 4-4 की बनी होती हैं। तो ये क्या करती है, इसके साथ में ये जुड़ी होती है। और ये, हाँ ये देखो बेटा, जैसे ये चालनी कोशिका होती है, ये क्या होती है बेटा, ये जीवित तो होती है लेकिन ना इसमें केंद्रक नहीं होता। जीवित तो होती है लेकिन इसमें केंद्रक नहीं होता, और केंद्रक नहीं है तो भाई उसको कंट्रोल कौन करेगा, सारा चीज कौन, तो इसलिए इसके साथ में दिया जाता है सहचर। और सहचर के बीच बीच में ना जगह होता है उनकी, बीच बीच में, जैसे मान लीजिए दीवार के बीच में गेट बना हो, हालांकि पूरी तरह से गेट नहीं है, खिड़की है, ये खिड़की से सामान दे देने वाला, तो यहां से ये सारा चीज ये रेगुलेट कर लेता है बेटा। इसको प्लाज्मोडिस्मेटा कहते हैं। हमने प्लाज्मोडिस्मेटा के बारे में जब सेल पढ़ाया तो बहुत बेहतरीन तरीके से हमने बताया भी, दिखाया भी था कि किस तरह से एक्सचेंज होता है, ठीक है ना। तो ये जीवित कोशिकाएं केंद्रिका रहित होती है, ठीक है। ये लिखा भी है देखो, जीवित है लेकिन केंद्रिका रहित होती, केंद्र के नहीं पाया जाता। तो देखिए ये फ्लोएम चालनी नलिका, चालनी नलिका, तो इसको बोलते हैं सीव ट्यूब एलिमेंट। ये पूरा बोला जाता है सीव ट्यूब एलिमेंट बोला जाता है, इसलिए उसके इसका नाम है, इसको क्या बोला जाता है, इसका नाम है सीव ट्यूब एलिमेंट। ये पूरा बोला जाता है, इस सेल का नाम ही है ये। जीवित कोशिकाएं होती लेकिन परिपक्व होने पर इसमें केंद्रक नहीं होता, तो ये बात तो सही है भाई, कहां है केंद्रक, नहीं होता। सहचर कोशिकाएं अवरोधी संधियों के माध्यम से, अवरोधी संधि है जिसको प्लाज्मोडिस्मेटा बोलते हो ना, उसको अवरोधी संधि बोलते हैं, प्लाज्मोडिस्मेटा, प्लाज्मोडिस्मेटा, इसीलिए इंग्लिश में देखना जरूरी होता है। प्लाज्मोडिस्मेटा से चालनी नलिका तत्वों की उपापचयी गतिविधियों को नियंत्रित करती है, जिससे फ्लोएम में शर्करा के लेन देन यानी लदान उतराई में, क्योंकि ये डिस्ट्रीब्यूशन करता है ना, ऊपर नीचे ये ले आता जाता है, तो ये इसका सहयोग करता है बेटा, दबाव सुनिश्चित करता है, उपरोक्त कथन बिल्कुल ये दोनों बात सही है और ये व्याख्या भी कर रहा है। चलो, है ना, केंद्रक नहीं है तो क्यों, क्योंकि ये काम कर रहा है इसका, तो दोनों बात सही है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। यहां पर ये वाला पॉइंट आपको समझना बहुत जरूरी है। ये एक्चुअली है तो ये अगर आप देखें तो क्या नाम है, एवोल्यूशन से संबंधित है।
लेकिन साइंस से भी है। तो यहां पर पहले आपको एक चीज यहां समझना होगा कि भाई हैप्लो ग्रुप क्या चीज होता है। हैप्लो यानी हैप्लॉयड। हमारे शरीर में दो प्रकार, माता पिता से जब मिल जाते हैं हमारे पास तो दो जीन हो, मतलब दो क्रोमोसोम होता है। अगर एक सिंगल सेट को हम हैप्लॉयड बोलते हैं। जैसे हमारे पास कितने हैं, 46, तो 46 अगर है तो बोलते हैं 23 जोड़े। तो ये 23 जोड़े को हम बोलते हैं क्या, डिप्लॉयड। क्या बोलते हैं बोलो, डिप्लॉयड। और अगर ये 23 हो जाता है तो इसको हम बोलते हैं हैप्लॉयड। क्या बोलते हैं, हैप्लॉयड। इतनी बात क्लियर। 23 है तो हैप्लॉयड और 46 होता है तो डिप्लॉयड। ये मैंने अच्छे से बताया था जब मैं आपको पूरा डीएनए पढ़ा रहा था। तो हैप्लॉयड क्या होता है, डिप्लॉयड क्या होता है, मैंने अच्छे से बताया भी था। तो हैप्लॉयड की अगर बात करते हैं तो हैप्लो ग्रुप। हैप्लो ग्रुप क्या होता है, कॉमन ये हैप्लो ग्रुप मतलब होता है, हैप्लो ग्रुप ऐसे होता है जिससे हम उनके पूर्वजों का पता करते हैं। उन पूर्वजों के पता करने के लिए ना वो हैप्लो ग्रुप बनाया जाता है कि कहां से आया हुआ। तो देखो ये मैंने इसीलिए यहां पर लिख दिया है कि ताकि आप समझ पाए। ये कॉमन इंसेस्टर मतलब जो पूर्वज जो होते हैं, पूरा पूर्वजों को अगर पता करना है तो पूर्वज, हमारे पूर्वज का एक ही थे, मतलब एक ही प्रजाति के हैं क्या। तो इनमें क्या होता है, समय समय के साथ में उनमें डीएनए में परिवर्तन होगा, परिवर्तन हुआ होगा तभी तो वो बदले। भाई मान लीजिए बंदर थे, है ना, बंदर से फिर मानव बने, मानव से फिर पहले थूथुन वगैरह ऐसे आगे था, निएंडरथल, पेकिंग, जावा, क्रोमैग्नन, ये सब बनते हुए आए होंगे, कुछ ना कुछ बनेंगे। फिर उसके बाद आगे कैसे आगे बढ़े, कैसे डेवलप हुए, तो भाई वो कुछ ना कुछ म्यूटेशन हुआ होगा तभी तो आज तक बने। भाई बंदर से मानव बना तो उसके अंदर जीन में परिवर्तन हुआ होगा, म्यूटेशन हुआ होगा, तो ये म्यूटेशन हुआ। और ये जैसे जैसे म्यूटेशन होता जाएगा तो अगली पीढ़ी में जाएगा, पिछले वाले पीढ़ी से अगली पीढ़ी को पता चल जाएगा कि नहीं कि हाँ भाई उसमें था, ये म्यूटेट हो गया, फिर आगे पता चल जाएगा ऐसे। तो पास्ट पीपल शेयर सम म्यूटेशन, तो ये यहां से नेक्स्ट जनरेशन में जाता रहता है। और तो ये अगर वो उस ग्रुप में वो वाला जीन पाया जाता है तो उसको बोलते हैं वो हैप्लो ग्रुप का है। अच्छा, इसी तरीके से हुआ क्या था यहां पर समझने के लिए समझिए तो आप समझ पाएंगे। यहां क्या था कि अफ्रीका में आपने सुना था कि वही जो सूडान वाला रीजन था या जो भी रीजन था आप जानते होंगे उसको, कि कहां पर मानव सबसे पहले आए और वहां से उनकी शुरुआत हो जाती है, वहां से वो इधर उधर होना शुरू कर देते हैं, सुने होंगे, ठीक है ना। सुना होगा, आप जानते होंगे। तो उसी के बारे में ये वाली चर्चा है, हमने जो पढ़ा था तो उस पर हम समझाने के लिए आपको लिखे हुए थे ताकि आप समझ पाए। यहां पर ओंग और ग्रेट अंडमानी जो आबादी, जो ट्राइब्स होते हैं आप जानते हैं ना, ओंग है ना, अंडमान अंडमानी, तो ग्रेट अंडमानीज है ना, ये जनजातियां वहां पर पाई जाती हैं। तो एक है ओंग और ग्रेट अंडमानीज आबादी देखे गए हैं। यहां पर जो माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए का हैप्लो ग्रुप जो बना है M31 और M32, एक्चुअली क्या है ना, माइटोकॉन्ड्रिया, हमारे माइटोकॉन्ड्रिया में ये जीन एमडीएनए पाया जाता है और इसमें एमडीएनए में ना 37 जीन होते हैं। कितने जीन होते हैं, 37 जीन। कुल कितने होते हैं भाई, 37 जीन होते हैं। इतनी बात क्लियर हो रही हो। अब देखो, अच्छा, माइटोकॉन्ड्रिया में जो जीन मिलता है वो मां से मिलता है। सबसे बड़ी चीज है, हर व्यक्ति को किससे मिलता है, मां से, पिता से नहीं। यहां तो देखा, यहां से आ गया कहां से, जैसे ये इनके दो बच्चे हुए, जैसे यहां से देखिए ये एक लड़का और एक लड़की, तो यहां लड़की से फिर पैदा क्या होगा, तो लड़की अगर ये मां है तो मां से सारे बच्चों में जाएगा। देखो इनके दो हैं तो दोनों में गया। इज दैट क्लियर। ये इसकी लड़की पैदा हुई, ये इसका लड़का पैदा हुआ, तो लड़का जो पैदा हुआ और इसकी जब शादी हुई किसी औरत से, मतलब औरत से थी होगी, अवश्य बात है, शादी हुई, तो इसमें देखो नहीं आया। क्यों, क्योंकि ये बच्चे पिता से नहीं आता, ये माता से आता है, इसीलिए तो हैप्लो बोला जाता है ना। हैप्लो मतलब हैप्लॉयड, मां से आएगा एक, तो इस वाले में आ गया, तो ये देखो इनके पास आ गया है। तो यही वाली देखेंगे कि अच्छा अगर ये पूछा जाए यहां वाली जनजातियों में मिलेगा क्या, जो इसमें मिला था वो इसमें मिलेगा, मतलब ये अगर ये देखें तो क्या है इनकी दादी, क्या इनकी दादी वाला चीज इसमें मिलेगा, नहीं मिलेगा, क्योंकि वो तो इनसे आती है। लेकिन अगर इनके नानी की बात करें तो इनसे इनके नानी का रिश्ता जो है वो जुड़ रहा है। तो इसी वाले को इसी तरीके से, यानी मदर पक्ष के तरफ से हम लोग ये एंसेस्टर खोजते, मदर पक्ष की तरफ से एंसेस्टर खोजा जाता है। और ये जैसे 37 जीन है तो उसमें 32 और 31 और 32 में क्या परिवर्तन हुआ, कुछ परिवर्तन हुआ होगा।
और उसी के आधार पर यह देखा जाता है कि क्या वहां की जनजातियों से ये जुड़े हैं कि नहीं, क्या उनके एंसेस्टर हैं कि नहीं, तो ये देखा जाता है। देखिए ये कह रहे हैं कि आउट ऑफ अफ्रीका माइग्रेशन, जब अफ्रीका से माइग्रेशन हुआ, लोग चले वहां से, तो ह्यूमन रीचेज अंडमान, कुछ उसमें से अंडमान में भी आए। ये देखिए मैंने यहां पर एक डायग्राम बनाया, ये देखिए अफ्रीका यही इलाका है जहां पर सब हुए थे, और पूरी दुनिया भर में बताया जाता है कि यहीं से गए थे। तो ये देखो ये यहां से भी आए हैं, कुछ यहां से देखो यहां आ गए कि नहीं, यहां से, ठीक है, ऐसे पूरी दुनिया में गए हुए हैं। तो ये इसको माइग्रेशन बोलते हैं हम लोग, आप जानते हैं, मैं नहीं, सभी जानते हो। तो वहां से ये जियोग्राफिकल आइसोलेशन जब हुआ तो वहां पर ये पहुंच गए होंगे, और इनमें यूनिक माइटोकॉन्ड्रिया देखो ये था, क्या M31 और M32 ये था। नो मिक्सिंग विथ अदर, और किसी के साथ में इनका नहीं था। एंशिएंट इंडिपेंडेंट लीनी, और इससे ये पता चलेगा कि ये इससे अलग थे। तो यहां वही कह रहा देखे ओंगो ग्रेट अंडमानी आबादी में देखे माइटोकॉन्ड्रियल 31 और 32 अंडमान द्वीप पर आंतरिक विकास के अधीन प्राचीन मातृवंशावली, देखो क्योंकि डीएनए वाला है तो मातृवंशावली है, लगभग 50,000 70,000 पूर्व आउट ऑफ अफ्रीका तटीय प्रवासन के बाद अलग थलग है। वहां से लेकर के ये अलग थलग हुए, है ना। और ये कह रहे हैं, अब दूसरा कह रहे हैं, ये कथन बता रहा है, अलग थलग कर रहे हैं कि उससे वो अलग है, बिल्कुल इनमें ये होने की वजह अलग है। तो कह रहे हैं ये पूर्ण मतलब माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए सीक्वेंसिंग से पता चला कि M31 और 32 को परिभाषित करने वाले कोडिंग क्षेत्र उत्परिवर्तन ज्ञात भारतीय, पूर्वी एशियाई, ओशियनिया हैप्लोग्रुप MNR के लोगों से ओवरलैप नहीं करते, और 65,000 से अधिक मुख्य भूमि भारतीय माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए सीक्वेंस के सर्वेक्षण से इन विशिष्ट उत्परिवर्तनों की अनुपस्थिति की पुष्टि की, जो छोटी अलग थलग आबादी में अनुवांशिक बहाव द्वारा संचालित स्वतंत्रता को दर्शाते हैं। मेरी बात समझ पा रहे ना? यानी कह रहे हैं कि ये लोग जो है उनसे बिल्कुल भी मिले जुले नहीं थे, सब अलग थे। क्या ये बात सही है? यही वाली पॉइंट यहां पर बताना है आपको। समझ गए मेरी बात? तो अब बताओ कौन सा सही है। बोलो समझ में आया ना? तो ये बात दोनों है, सही है कि नहीं है? तो दोनों बातें सही है और एक दूसरे को एक्सप्लेन भी कर रही हैं। ओवर मतलब ये जो ग्रुप आपको दिखाई दे रहा है इनसे ओवरलैप नहीं करते, और 65 से मुख्य, बिल्कुल। तो ये दोनों कौन सा सही है भाई? सी, दोनों सही है, और स्पष्टीकरण भी ये बोल रहा है। तो यहां से ये आए, यहां पर ये आप देख सकते हैं इनका। ये आगे वाला बात करते हैं। अच्छा, लाल जी को आप तो खैर इसको जानते होंगे भाई, दुनिया के, भारत के फादर ऑफ फिंगरप्रिंटिंग कहे जाते हैं, है ना। खैर आप जब पढ़े होंगे डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, तो वहां पर लाल जी का नाम ना है ऐसी बात ही नहीं हो सकती। तो लाल जी तो थे। तो जाहिर सी बात है यहां पर अगर आप देखें तो ये लिखे हैं कि डॉक्टर लाल जी को भारत में डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का पिता माना जाता है। बिल्कुल ये बात सही है। लेकिन फिंगरप्रिंटिंग भाई LF जेफरी, तो आप जानते हो LF जेफरी, तो ये तो नहीं थे, इनको पिता तो इन्होंने तो पहला नहीं किया था, तो ये बात गलत है। एलेक्स जेफरी साहब थे। एलेक्स जेफरी को अगर आप फिंगरप्रिंटिंग पढ़ेंगे तो एलेक्स जेफरी का नाम तो आप बिना सुने रह ही नहीं सकते हैं। उनके शोध से फिंगरप्रिंटिंग वन्य संरक्षण व्यापक, बिल्कुल भाई, हम लोग तो ढेर सारी चीजों को यहाँ पर रख ही रहे हैं। तो ये दोनों बातें सही हैं, तो इसमें केवल 2 सही हो सकता है ना। केवल कितने सही हैं? तो केवल 2 सही होते। साफ नहीं आया हुआ है ये, पता नहीं ऐसा क्यों हो गया। चलो खैर कोई नहीं, मैं बोल रहा हूं। अच्छा, ये स्वेंते पाबो, ये स्वेंते पाबो कौन थे भाई? ये फिजियोलॉजी मेडिसिन नोबेल विजेता, इनको जो 2022 का नोबेल पुरस्कार मिला था। इन्होंने क्या किया था? विलुप्त जो होमिजेंस है ना, ये जीनोम और मानव की विकास संबंधित इन्होंने खोज की थी, उसी पर इनके अवधारणा के लिए जो है इन्हें मिला था, पुरस्कार मिला था। तो खैर ये तो आपको पढ़ना ही होगा, निएंडरथल मानव वगैरह सब जीनोम सीक्वेंसिंग का था, करंट से रिलेटेड था ये। अब यहां पर बात करते हैं, वही हमने हालांकि समझा दिया, बता दिया, दिखा दिया था, वही चीजें यहां पर फिर वही पूछ रहा है। ये क्या पूछ रहा है कि यूकैरियोटिक कोशिकाओं में एरोबिक श्वसन, तो भाई जाहिर सी बात है माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। एरोबिक श्वसन दौरान उत्पादित एटीपी माइटोकॉन्ड्रिया में ऑक्सीडेटिव फास्फोरिलेशन के माध्यम से उत्पन्न होता है।
यूकैरियोटिक कोशिकाओं में एरोबिक श्वसन के दौरान एटीपी माइटोकॉन्ड्रिया में ऑक्सीडेटिव फास्फोरिलेशन के द्वारा उत्पन्न होता है। बिल्कुल, ऑक्सीडेटिव फास्फोरिलेशन आंतरिक माइटोकॉन्ड्रिया झिल्ली के पार प्रोटॉन ग्रेडियंट पर निर्भर करता है, जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन द्वारा स्थापित किया जाता है, जो कीमियो ऑस्मोसिस के माध्यम से एटीपी संश्लेषण। मैंने तो आपको एक एक चीजें बताई कि भैया ये कीमियो ही तो बोला जाता है, तो यानी एक बात सही है और दूसरा भी सही है, यानी ये दोनों एक दूसरे को स्पष्टीकरण कर रहे हैं। कौन सा सही है? डी, ए और दोनों सही। अरे पिछले वाले में मैं भाई हमको क्या लगता था, अच्छा अभी तक मैंने क्या देखा कि पिछले वाले में मैंने थोड़ा सा गलती कर दी थी कि ये वाला लिखा था शायद इधर या अगल बगल, और ये वाला यहाँ लिखा था, तो मैंने पूरा पढ़ा ही नहीं था, नहीं वाला ये पढ़ा नहीं और हमने इसी को मार दिया था। एक गलत हो गया था सवाल पिछले वाले में जब हम डिस्कशन कर रहे थे, तो हालांकि मैंने उसमें लिखा था कि उसको आप ध्यान से रखिएगा, 18 नंबर था या 18 या कौन सा नंबर था, मैंने वहां पर बताया था कि 18 नंबर का भाई वहां पर, चूंकि अक्षर क्या होता है ये पहले लिखता था, लेकिन अब इस वाले बहन ये थोड़ा अदल बदल दिया और मैं ध्यान नहीं दिया था, अब इसीलिए इस बार हर बार ध्यान दे रहा। ठीक है ना, तो ये बात समझ में आया? तो बिल्कुल होता है, ये तो हमने अभी आपको सिखाया था, दिखाया भी तो था। तो देखो दो सवाल एक ही से आगे। अच्छा, ये तो सिंपल है सवाल, आपने देखा, ये मैंने पूरा का पूरा बता ही दिया। जानते हैं कि ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस होती हैं और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन में गामा तो सबसे ज्यादा पावरफुल होती है, फिर उसके बाद एक्सरे होती है, फिर उसके बाद अल्ट्रावायलेट होती है, फिर उसके बाद विजिबल, फिर उसके बाद इंफ्रारेड, फिर माइक्रोवेव, फिर रेडियो वेव, है ना। तो फ्रीक्वेंसी के आधार पे है, जब इधर बढ़ते जाएंगे, इधर बढ़ते जाएंगे तो वेवलेंथ कम होगी, ऊर्जा कम होगी, नहीं वेवलेंथ बढ़ेगी, सॉरी यहां वेवलेंथ क्या हो जाती है, वेवलेंथ तो बढ़ती जाती है, ये देखो वेवलेंथ बढ़ रही है, यहां से आप चलिएगा गामा से, तो देखिए गामा की देखिए फ्रीक्वेंसी देख रहे हैं सबसे ज्यादा, और इसकी फ्रीक्वेंसी देखिए बहुत कम। तो ठीक है, तो कौन सब लगा लें? सबसे पहले कौन सा है? परावैगनी, है ना, तो यानी सबसे पहले नंबर पे 1, यानी 3 वाला पहले कहाँ है, तो ये 2 पर, यानी ये और ये कट गया, 2 पर है। और इसके बाद कौन सी है? औरक्त किरणें हैं, यानी 2 और 1 कौन है, और 3 और 1, तो ये वाला सही है ना, ये सही हो जाएगा। आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने पूरा रख भी दिया है, अगर आप चाहें तो। ये स्पेक्ट्रम है पूरा का पूरा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, तो आप चाहे तो इसको भी देख सकते हैं। आगे अगर बढ़े तो इस वाले पॉइंट को तो मैंने 50 बार समझाया था आपको, जब हम सर्कुलर मोशन की बात करें, तो सर्कुलर मोशन हमने आपको बताया भी था कि सर्कुलर मोशन के लिए तो सबसे पहली बात तो आपको, अरे एक सेकंड रुक जाओ, तो ठीक है, अच्छा कोई बात। तो सर्कुलर मोशन के समय मैंने आपको समझाया भी था कि भाई जब ऊपरी पॉइंट पर जाएगा, अगर कोई भी रस्सी लेकर करेंगे तो भाई उसका भार तो नीचे की तरफ काम करेगा, तो जो अभिकेंद्री बल है वो भी नीचे की तरफ काम कर रहा है, तो इन दोनों का मान बढ़ गया। नीचे अगर देखेंगे तो टेंशन क्या हो जाएगी? टेंशन मिनिमम हो जाएगी, यानी उच्चतम बिंदु पर तनाव क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। बिल्कुल सही बात है, उच्चतम बिंदु पर तनाव जो होगा, अब केंद्रीय बल माइनस पिंड का भार, यह गति के दौरान तनाव का न्यूनतम मान है। बिल्कुल, तो यह बात दोनों सही है और ये एक दूसरे का व्याख्या भी कर रहे हैं। क्यों भाई, बात क्लियर ना? इसीलिए तो कम हो गया भाई, तनाव बल किसकी वजह से था? अब केंद्रीय बल की वजह से, और अब देखिए उधर भार लटक गया, तो ये है। देखिए ये अगर आप चाहें तो हमारी क्लास से जुड़ सकते हैं, एडुटेरिया का ये स्कैनर है, अगर आप चाहें तो बिल्कुल आप हमसे जुड़ सकते हैं और अपनी तैयारी को एक नया मुकाम दे सकते हैं। चलिए आगे हम देखते हैं, और हमेशा हम आपके साथ। अब यहाँ पर एक बहुत अच्छा भी देखने को ये मिल रहा है, ये कह रहे हैं, हालांकि इससे पहले भी उसमें आया था, अब ये कह रहा है कि चालक यानी जो कंडक्टर होता है ना, कंडक्टर, यानी हम यहाँ मेटल लिख दिए हैं तो ये कंडक्टर समझ लेना बेटा, क्योंकि कंडक्टर जो मेटल कंडक्टर होते हैं, तो कंडक्टर ये कह रहे हैं संयोजकता बैंड और चालन बैंड। जो चालन बैंड के पास होगा भाई, यहीं से तो संयोजी इलेक्ट्रॉन तो यहां होते हैं, संयोजी इलेक्ट्रॉन इसमें होते हैं ना, और इलेक्ट्रॉन जो संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं वही को हम फ्री इलेक्ट्रॉन बोलते हैं, वही धारा को बहाते हैं, वही सारा सब कुछ करते हैं। ठीक है, तो अब इनका देखो, जो जहां पर मुक्त इलेक्ट्रॉन रहते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन रहते हैं, उनके पास है, यानी अगर मान लीजिए इनके मान लो, ये मैंने कहा कि इनके यहां से रास्ता एकदम उनके सामने घर से जा रहा है, तो इनको आने जाने में कोई दिक्कत होगी नहीं, लेकिन इनका जो है नाला पार करके पड़ रहा है, तो भी कोई बात नहीं, अगर कोई जबरदस्ती करेगा तो ये चले जाए। इसीलिए देखो गर्म करने पर ये
हो जाता है, चला जाता है। लेकिन यहां पर भाई तो पूरा का पूरा अगर आप देखें तो बीच में नाला नहीं, पूरा समंदर है। मतलब ये बेचारे यहां हैं तो बैलेंस, लेकिन जाएंगे कैसे, ये यहां से जंप नहीं कर, तो इसलिए ये रास्ते में नहीं जा पाए, इसलिए ये धारा प्रवाहित नहीं कर पाते। ये कर सकते हैं क्योंकि इनका गैप थोड़ा सा कम है, नाला है या मान लो नदी है तो ये पार करके चले जाएंगे, और इनके तो घर पे लगा हुआ है। बात समझ पा रहे हैं ना, ये है। ओके। हम्म। ठीक है, इतनी बात आप समझ गए। तो ये है मेटल सेमीकंडक्टर इंसुलेटर। तो यानी संयोजकता बैंड एक दूसरे को ओवरलैप करते, तो ओवरलैप कर ही रहे हैं, तो यानी बात तो सही है पहला, तभी तो कंडक्टर है। कंडक्टर तो तभी है कि इलेक्ट्रॉन तो इसके पास है, इलेक्ट्रॉन तो सबके पास है बैलेंस में, लेकिन रास्ता तो होना चाहिए। तो इसी को हम कंडक्शन बैंड बोलते हैं। कंडक्शन बैंड का मतलब वो कैसे कितना तेजी जल्दी से पहुंच जाएगा, ठीक है ना। किसी चालक की प्रतिरोधता तापमान बढ़ाने पर भाई घटती थोड़ी है। अच्छा ये देखो, ये चीजें आपको बहुत वो दे दिया है। ये जो घटती है ना बेटा, ये इसकी होती है सेमीकंडक्टर की। ये अर्धचालक की बात कर रहा है, अर्धचालक का घटता है। अच्छा ये ध्यान रखिएगा बेटा, जिसमें धारा, जैसे अगर चालक की बात करते हैं तो चालक में अगर चालक का तापमान अगर बढ़ाते हैं, तापमान अगर बढ़ेगा तो इसका रेजिस्टेंस ना घटता है उसी रेट से, बहुत ज्यादा नहीं। लेकिन अर्धचालक सॉरी बढ़ता है, ओ आई एम रियली सॉरी, बढ़ता है। अर्धचालक की अगर बात करें तो अर्धचालक का जानते हैं क्या होता है, ये टेम्परेचर बढ़ने पर इसका टी पे पावर 4 से घटता है ये, और उसका तो कोई मतलब ही नहीं है, वो तो हमेशा रहेगा, चाहे जितना ताप बढ़ा दो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। समझ पा रहे हैं ना। अच्छा अगर आपसे एक चीज और पूछे कि अगर हम बैटरी भी तो एक उसमें भी तो चालन होता रहता है, तो बैटरी का ताप बढ़ाने से उसका प्रतिरोध बढ़ेगा कि नहीं। अरे ये क्या लिख दिया मैंने, प्रतिरोध। आप हमको ये बताइएगा बैटरी का प्रतिरोध क्या होगा, अगर तापमान बढ़ाएं तो बैटरी का बढ़ेगा या घटेगा, ये आप बताइएगा हमको, ठीक है। तो चलिए खैर, तो यानी ये वाली बात तो गलत हो जाएगी। चालक अर्धचालकों की तुलना में कम और कुचालकों की तुलना में अधिक विद्युत धारा का संचालन करते हैं। ऐसा कैसे हो सकता है, यानी ये भी गलत है। नहीं ना, केवल पहला सही होगा। क्यों भाई, जाहिर सी बात, ऐसा कैसे भाई, चालक में तो सबसे ज्यादा होती है, अर्धचालक में तो गरम वरम करेंगे भैया, कैसे भी नाव वो बुलाएंगे तब जाकर के वो आएंगे, तब वो घूम पाएंगे, तो ये वाली बात गलत होगी। नेक्स्ट, ये भी बहुत सही है, मैंने आपको ये वाले तो बहुत बताए थे आपको, अगर याद हो तो हमने ज्यादा जब टाइप ऑफ मोशंस पढ़ाया था तो हमने पीरियोडिक मोशन, ऑसिलेटरी मोशन और दोलन मोशन को पढ़ाया था, और हमने आपको बताया भी था ग्रेविटेशन के साथ। उसके बाद जब ग्रेविटेशन पढ़ाया तो उसमें ये भी बताया कि हम जहां कहां पर रखे हैं, लोलक को रखे कहां है, वहां पर उसका वाइब्रेशन होगा, कि लंबाई बढ़ेगी, चौड़ाई बढ़ेगी, क्या बढ़ेगी, वहां पर हम इसकी चर्चा करेंगे, ठीक है ना। तो यहां पर आप देख सकते हैं, तो नीचे कथनों को आपको देखना है कि जब एक लोलक को चंद्रमा पर ले जाया जाता है तो उसका आवर्तकाल क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। जी की मान कर रहे हैं कि भाई इस पर तो कितना हो जाता है, G/6 हो जाएगा। तो भाई 6 अगर हो जाएगा तो इसका मतलब ये वैल्यू कम हो जाएगी, तो कहां, ये तो बढ़ेगा ना, तो आवर्तकाल बढ़ेगा, कम कैसे हो जाएगा, बोलो भाई। जब एक लोलक को चंद्रमा पर ले जाया जाता है तो उसका आवर्तकाल कम हो जाएगा या बढ़ जाएगा, क्योंकि इसका मान तो बहुत कम हो गया, और नीचे का मान अगर कम होगा तो ये बढ़ेगा ना, ये बात तो गलत होगी, यानी फर्स्ट अभिकथन ही गलत। चंद्रमा पर गुरुत्वाकर्षण जी का मान बढ़ जाएगा, जिससे लोलक का आवर्तकाल कम हो जाएगा। क्यों भाई, चंद्रमा पर गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक जी का मान बढ़ जाता है, ये भी गलत है बोल गया, यानी इसमें क्या है, उपरोक्त में से कोई नहीं। क्यों भाई, अगर हम बात करें तो देखिए जी के कारण आवर्तकाल में टी कम होता है, हाँ? उच्च जी के कारण आवर्तकाल टी कम होता है ना, और उच्च जी के कारण आवर्तकाल है, क्या लिखा है, कम, उच्च जी के कारण आवर्तकाल टी कम होता है, लोलक तेज चलता है। अच्छा, तेज चलने वाला तो कहां बोला है,
आवर्तकाल पूछा है, कम हो जाता है, तो ये तो उल्टा हो गया। गुरुत्वाकर्षण जी कम होने पर सूत्र के तो यानी ये बात दोनों दोनों गलत है, ठीक है ना? सही है, गलत तो नहीं पढ़ रहे हम लोग। हाँ ठीक है, चंद्रमा पर ले जाने पर आवर्तकाल कम हो जाएगा, बिल्कुल कम हो जाएगा भाई उसके हिसाब से। चंद्रमा पर गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक जी का मान अरे भाई ऐसे कहां बढ़ जाएगा, वो तो हाँ तो ऐसे ही छे, तो ठीक है, दोनों गलत है। एक एक पॉइंट पढ़ना बहुत जरूरी है। धारावाही तारक के चालों के बीच चुंबकीय क्षेत्र, आप जानते हैं कि मैक्सवेल का राइट हैंड थंब रूल हम लोग पढ़ते हैं कि इस तरीके से पढ़ेंगे तो पता चल जाएगा आपको कि किधर होता है भाई। अगर करंट इधर फ्लो हो रही है, ऊपर की ओर फ्लो हो रही है, तो ऐसे पकड़ के आपको देख लेना होता है। ये उल्टा पकड़ा हुआ है, ऐसे पकड़े, वो आपको दिखाने के लिए पकड़ा हुआ है, सही पकड़ा हुआ है, वो ऐसे करके दिखा रहे हैं, लेकिन है ना। तो ऊपर की तरफ ऐसे अगर आप पकड़ के चलोगे तो ये आपको दिख जाएगा धारा। ये बताता है कि यदि अंगूठा धारे की दिशा में हो तो चारों तरफ से घेरने वाली उंगलियां उसकी क्या होंगी, तो धारावाही चालक के चुंबकीय क्षेत्र की दिशा निर्धारित की जाती है। ओम के नियम से नहीं, क्योंकि ओम का नियम तो बराबर होता है V बराबर IR होता है, वो अलग चीज हो गया, है ना। फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम नहीं, फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से हम लोग जानते हैं क्या पता करते हैं, यहां पर भी हम लोग ये पता करते हैं मोशन फोर्स, FBI आप जानते होंगे, FBI अगर बाएं हाथ का, और ये हम मोटर में यूज करते हैं। इसका उपयोग हम कहां करते हैं, मोटर में, जनरेटर में नहीं, मोटर में यूज करते हैं, जिसमें हम किसके दिखाते हैं, बल की दिशा को ज्ञात करते हैं। बल की दिशा को हमें यहां पता करना पड़ता है। हमें इसमें धारा और चुंबकीय क्षेत्र की दिशा पता होती है, और बल की दिशा यानी किधर घूमेगा मोटर, घूमेगा किधर, वो वाली दिशा हमको पता करनी होती है बाएं हाथ के नियम से। और दाएं हाथ के नियम से हम लोगों को क्या पता चलता है, जनरेटर का। ये जनरेटर कि जनरेटर से धारा किधर, क्योंकि हम घुमा रहे हैं जनरेटर, ये तो हमको पता है, और चुंबकीय क्षेत्र हमें पता रहेगा क्योंकि हम वहां अंदर चुंबक रखे हुए हैं, घूम किधर रहा है ये बताता है, ठीक है। तो यानी फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम के अनुसार भी ये नहीं होगा। लेंज का नियम क्या कहता है, लेंज का नियम तो आप जानते हैं, ये चुंबक के लिए विद्युत चुंबकीय प्रेरण से संबंधित है। इन्होंने कहा कि अगर कोई भी ऐसे अगर मैग्नेट इसके पास लाएंगे, अगर नाइट्रोजन कहते हैं नॉर्थ पोल लाएंगे, तो जब पास लाएंगे तो यहां भी नॉर्थ पोल बन जाएगा, और जब दूर जाएगा तो साउथ पोल, यानी जिससे इसमें विद्युत वाहक बल उत्पन्न हुआ, इसके कारण इसके आने जाने से उसी का विरोध करता है। यानी जिसकी वजह से प्रेरित धारा जो उत्पन्न होती है उसी कारक का विरोध करती है। यानी प्रेरित विद्युत धारा उस कारक का विरोध करती है जिससे वो खुद उत्पन्न होती है। तो दाएं हाथ के अंगूठे के नियम से ही हम लोग कर पाएंगे, इसको आसानी से देख सकते हैं। ये तो बाएं हाथ का पकड़ा हुआ है कि गलती से हमें लग रहा है ये पकड़ लिया है बेचारा, बाएं हाथ का पकड़ना होगा, है ना। अच्छा ये दिशा सीधे हमने वहां ध्यान ही नहीं दिया, नहीं तो हम ये लगाते नहीं, ये उल्टा पकड़ा है बेटा, इसको ध्यान रखिएगा, ये ऐसे पकड़ना चाहिए। अच्छा इसने धारा, ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा तो सही दिखाई है, लेकिन पकड़ रखा है बाएं हाथ से, ठीक है। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ये दाएं हाथ से होगा, दाएं हाथ। ध्यान नहीं दिया, खैर। अब यहां पे निम्न में से कौन सा नियम इस तथ्य पर समर्थन करता है कि स्वतंत्र रूप से लटका हुआ लकड़ी, स्वतंत्र रूप से मतलब किसी के पीछे, उसके पीछे कोई आधार नहीं है, लटका हुआ फ्रेम कील ठोकना कठिन होता, कील ठोकना कठिन होता है। पास्कल का नियम, न्यूटन का गति का दूसरा नियम, पास्कल नियम नहीं, पास्कल नियम तो प्रेशर से संबंधित है ना। प्रेशर से जब आपने देखा था कि अगर किसी बर्तन में बंद द्रव पर किसी एक दिशा में अगर दाब लगाया जाता है तो इस द्रव के द्वारा सभी दिशाओं में समान रूप से संचरित होता है। न्यूटन का दूसरा नियम कहता है, क्या कहता है, मोमेंटम में अगर परिवर्तन की दर हो, किसी वस्तु पर लगने वाला किसी वस्तु के संवेग परिवर्तन की दर उस पर आरोपित बल के अनुक्रमानुपाती होती है, तो उससे मतलब भी नहीं है इसका। तो न्यूटन का तीसरा नियम, बिल्कुल न्यूटन का जड़ तो यानी मतलब खड़ा रहना, अब यहां तो हम वार करें यानी फोर्स, जब हम फोर्स लगाएंगे तो अगली तरफ से होगी प्रक्रिया ठोस आधार के बिना, यानी आधार यहां लटका हुआ है तो आधार तो है नहीं बेटा, समान और विपरीत प्रतिक्रिया कैसे मिल पाएगी। जब भाई वो एक जगह खड़ा रहता है, आप किसी को लटकाए हुए हैं, आप ही का हाथ पकड़ के लटका दें, बांध दें, तो आपकी क्या प्रतिक्रिया होगी, कोई कितना भी बोले। तो इसलिए वो न्यूटन का थर्ड नियम लागू होगा इस पर, पास्कल का नहीं, अरे उल्टा बोल गया मैं। नेक्स्ट, दो कंपन करने वाले कणों को एक ही कला में कब जाते, एक कला मतलब होता है समान दिशा में, जब ये नीचे जाए तो ये जाए, ये ऊपर जाए तो ये जाए, तो ये जब जाएगी तो इसको हम बोलेंगे संपोषी व्यतिकरण, इसको हम संपोषी, और इसको बोलते हैं विनाशी व्यतिकरण। आप देखो ये विनाश हो गया, ये जितना नीचे जा रहा है इतना ऊपर जा रहा है, ये जितना ऊपर जा रहा है वो इतना नीचे जा रहा है, तो दोनों जुड़ के विनाश हो गए, इसको हम क्या बोलेंगे, ये व्यतिकरण, ठीक है। तो दो कंपन करने वाले कणों को एक ही कला में
कब कहा जाता है? यदि उनके बीच कलांतर पाई का हो यानी फेज कर है पाई, पाई यानी 180 का सम या गुणज हो, पथांतर लेमडा बाई 2 का सम गुणज हो, यदि समांतराल पाई बाई 2 हो, तो कौन से करें? एक ही कला में, एक वाले कला में कब होगा बेटा? या तो ऐसे हो, और अगर ऐसे है तो देखो 1 पाई 2 पाई, ये 2 पाई हो गई, या तो 0 हो, या तो 2 पाई हो, या तो 4 पाई हो। इस तरीके से अगर हो तो ये हो सकता है, या फिर लेमडा हो, है ना, या फिर क्या हो, या फिर लेमडा हो, या तो लेमडा हो। लेमडा भाई ये क्या है? फेज। ये क्या है? तरंग दैर्ध्य। तो कला में तो यानी पहला वाला ही सही होगा। फिर समान कला में अगर है तो ये कह रहा है उनके बीच कलांतर पाई का समगुणज होना चाहिए, ठीक है ना? तो बिल्कुल, अगर ये क्या है कह रहा है कि एक ही कला में होंगी तो एक कला कब होगी? ठीक, तो ये होगा पथांतर। पथांतर मतलब ये भाई ये हो जाएगा आधा अगर हुआ तो ये कला का ये है पथांतर, ये होगा लेमडा, 1 लेमडा 2 लेमडा 3 लेमडा, ये 2 लेमडा, है ना, फिर 3 लेमडा, ऐस तरह। और इसके वाले की बात करें तो ये इसका ये पाई होगा, पाई का होगा, और 3 पाई हो जाएगी, 5 पाई हो जाएगा। ऑड नंबर पे अगर इसका आएगा तो ये हो जाएगा, इसका ये कला होगी। और इसका पथांतर जो होगा वो लेमडा बाई 2 होगा, 3/2 लेमडा होगा। इस तरीके से ऐसा जो होगा वो होगा, यदि समांतराल t/2 का गुणज हो नहीं। तो ये बात क्लियर इसमें से? ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई। ठीक है, ओके। नेक्स्ट, एक गैल्वानोमीटर आप जानते हो, एक बहुत ही सेंसिटिव पैरामीटर होता है जो बड़ी तेजी की बहुत ही छोटी छोटी धाराओं को मापता है। अगर इसको हमें वोल्ट मीटर में बनाना है तो इसके श्रेणी क्रम में हम एक उच्च प्रतिरोध वाला लगा देते हैं। लेकिन अगर इसको हमें बनाना है क्या, ए मीटर, तो यहां पर बहुत छोटा सा लगा देते हैं जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, संट कहते हैं। क्या बोलते हैं? फिर हम इसके ना समांतर में लगा देते हैं ऐसे, तो ये बन जाएगा ए मीटर। अगर ऐसे देखेंगे तो ए मीटर, और अगर श्रेणी में लगा देते हैं, लेकिन ये बहुत कम प्रतिरोध का होता है। तो वोल्ट मीटर क्या होता है, निम्न प्रतिरोध को नहीं, उच्च प्रतिरोध को श्रेणी क्रम में जोड़ दिया जाता है, तो ये बन जाता है वोल्ट मीटर। मैंने इसको लिखवाया भी है वोल्ट मीटर, या इसको पोटेंशियोमीटर बोलते हैं, है ना, गैल्वानोमीटर से जब बनाया जाता है। तो फिर आती बात तारे टिमटिमाते। तारे क्यों टिमटिमाते हैं? क्योंकि आप जानते हैं कि ये हमेशा, ये जो हैं परतें, इनके जो अपवर्तनांक हैं हमेशा बदलते रहते हैं। मैंने आपको बताया जिस तरह से आप देखते हैं बड़ी दूर तक, अगर देखें आजकल धूप में देखेंगे तो हवाएं ऐसे चिलचिलाती हुई दिखती हैं, और अगर उस तरफ कोई वस्तु होती तो वो भी क्या होती, डिंग डोंग करती हुई ऐसे दिखती है। आपने देखा होगा कभी, है ना, ऐसे दिखता है कि नहीं दिखता? तो उसी तरीके से ये तारे टिमटिमाते हैं। जैसे मैंने आपको अगर यहां पर हम दिखाएं एक, रुकिए, तो कहां पर है भाई, आपको दिखाते हैं, एक सेकेंड। हम जो तारों का टिमटिमाना, तारे टिमटिमाते हैं क्यों? ये देखो, जैसे कभी ऐसा होता है तो ऐसे ये सब ऐसे हो रहे हैं कि नहीं, ऐसा लग रहा है जैसे डांस कर रहे होते हैं। तो ऐसे ही क्या होता है, हमारे ऊपर भी ऐसे हवाएं चलती रहती हैं, रात हो या दिन हो, तो ये वहां से ऐसे आता रहता है, इसलिए हमें तारे टिमटिमाते हुए दिखते हैं। देखो ऊपर ऊपर नीचे हो रहे हैं कि नहीं, तो इस कारण से ये तारे हमको टिमटिमाते दिख रहे हैं। ठीक है, आइए और करते, बहुत लेट हो रहा है मुझे लग रहा है। तो तारे टिमटिमाते हैं, पृथ्वी से तारों की संबंधित वायुमंडल की विभिन्न परतों का अपवर्तनांक लगातार बदलता रहता है। बिल्कुल बदलता रहता है, वो आपने देखा ना, लगातार क्या हो रहा था, बदलता रहता है, जिसकी वजह से तो एक एक चीजें हमने पढ़ाई बेटा बस। तो देखिए ये है हमारा, एक बार और आप देख सकते हैं, ये बार बार जो है, अगर आप चाहते हैं तो हमने इसको रखा हुआ है,
आप चाहे तो जुड़ सकते हैं इससे। अच्छा, हबल स्थिरांक क्या था? हबल स्थिरांक ये बताते थे, हबल स्थिरांक ब्रह्मांड के विस्तार को बताता है। अब भाई हबल टेलीस्कोप आप जानते ही होंगे, तो ये विस्तार को बताता है कि कैसे कैसे फैलाव बढ़ रहा है, इसको आपने पढ़ा होगा। हबल टेलीस्कोप ये देखता भी है। तो इनका आकाशगंगाओं की चमक की गणना ना, ये बात नहीं, ये ब्लैक होल का ना, तारों की आयु का ना, ब्रह्मांड के विस्तार को ये मापने का काम करता है। ब्रह्मांड कैसे फैल रहा है उसकी बात चल रही है यहाँ। अब ये तो खैर आप जानते हैं कि रूमेटॉइड अर्थराइटिस या ऑस्टियोआर्थराइटिस हमारे शरीर में, अगर ये कार्टिलेज है, ये व्हाइट व्हाइट जो देख रहे हैं, इसको हम क्या बोलते हैं बेटा? उपास्थि। अगर उपास्थियां किसी भी प्रकार से डैमेज हो जाने लगती हैं तो उसी को हम बोलते हैं रूमेटॉइड अर्थराइटिस। और अगर इसके अंदर भरा हुआ ये जो साइनोवियल फ्लूइड है, ये देखो, ये इसके अंदर ये कैप होती है, नी कैप, तो इसके अंदर कौन भरा होता है? साइनोवियल फ्लूइड। साइनोवियल फ्लूइड। अगर यहां पर ये सॉरी, ये उल्टा मैं बोल गया, उपास्थि अगर डिस्टर्ब होती तो इसको बोलते हैं ऑस्टियोआर्थराइटिस। ऑस्टियोआर्थराइटिस, अर्थराइटिस। जब अगर उपास्थियां खराब होती हैं, लेकिन इसके अंदर का अगर साइनोवियल फ्लूइड डिस्टर्ब होता है बेटा, तो उसको हम बोलते हैं रूमेटॉइड अर्थराइटिस। तो साइनोवियल, जो साइनोवियल फ्लूइड होता है आप जानते होंगे, साइनोवियल फ्लूइड अगर ये सूखने लगता है, खत्म होने लगता है, तो ये हमारी हड्डियां एकदम खुरदरी हो जाती हैं, रगड़ने लगती हैं। ये एक तरीके से जैसे इंजन में इंजन ऑयल डालते हो, वैसे ये क्या होता है? लिक्विड होता है जो उसको फ्रिक्शन फ्री करता है, आसानी के घूम जाता है, नहीं तो रिमेटॉइड हो जाता है। और अगर ये डिस्टर्ब हो जाती है तो ऑस्टियोआर्थराइटिस हो जाती है, ठीक है ना। तो निम्नलिखित में से किस धातु के शंकुल का उपयोग रिमेटॉइड अर्थराइटिस के लिए करते हैं? तो हम लोग गोल्ड यूज करते हैं। यहाँ नाम आप देख सकते हैं ना, ऑर्नफिन। तो ये गोल्ड का यूज किया जाता है बेटा इसके लिए, ठीक है। नेक्स्ट है, इसमें से यौगिक की ऑक्सीकरण क्षमता सबसे ज्यादा, भाई ये तो हम जानते हैं फ्लोरीन, क्योंकि आप सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है? फ्लोरीन है। इलेक्ट्रॉन लेने की जो क्षमता है, जो आदत है इसकी बहुत ज्यादा है, सबसे ज्यादा विद्युत ऋणात्मक वाला यही है। उसके बाद ना क्लोरीन। क्लोरीन भी ऑक्सीडेशन करता है बहुत तेजी से, भी ऑक्सीकरण करता है, यानी तेजी के साथ में उससे इलेक्ट्रॉन क्या करता है? छीन लेता है। जिससे इलेक्ट्रॉन ले, जो इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी रखते हैं तेजी से, ज्यादा तेजी से, उसी को हम क्या बोलते हैं? ऑक्सीकरण करने वाले हैं। तो सबसे ज्यादा ऑक्सीकरण कौन करता है? फ्लोरीन, फिर क्लोरीन, फिर ब्रोमीन, फिर आयोडीन। आयोडीन कम हो जाता है क्योंकि ये बड़ी साइज जैसे जैसे बड़ी होती जाएगी, उनके लेने की टेंडेंसी कम होती जाती है। मतलब इलेक्ट्रॉन को ग्रहण है करता ये भी है, लेकिन इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की जो क्षमता इसके पास है वो इन सबके पास नहीं होती। तो इसलिए सबसे ज्यादा कौन होता है? ये। अच्छा, ये है ग्राहम के विसरण का नियम। ये बोल रहा है कि किसी ताप पर मीथेन के विसरण की गति किसी अज्ञात गैस के विसरण की दूना होती है। तो ग्राहम का विसरण का नियम मैंने जब पढ़ाया तो उसमें बताया था कि किसी भी गैस के विसरण होने की दर उसके अणुभार के वर्गमूल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसलिए मैंने यहां लिख दिया है, क्या होता है? ये किसका नियम है? ग्राहम के विसरण का नियम। याद करो, ये सब चीजें मैंने पूरा गैसियस लॉ में पढ़ाया है। ग्राहम के विसरण का नियम, विसरण का नियम क्या कहा था इन्होंने? कि किसी भी गैसों के विसरण, विसरण मतलब जैसे आप किसी भी गैस जो जितनी भारी होगी, अच्छा जो जितनी भारी होगी, जैसे जैसे मान लीजिए अगर छोटे लोग हैं, हल्के लोग हैं, वो जल्दी निकल के भागेंगे, या जो भारी लोग हैं वो जल्दी भागेंगे? कौन जल्दी जाएगा? कहीं पर भी जैसे उतर रहे हैं, मान लीजिए गाड़ी से उतर रहे हैं, तो छोटे छोटे जो बच्चे होते हैं उतरते हैं, घर दौड़ते लगते हैं। लेकिन आदमी जो मोटका है नीचे जैसे उतरता है, पहले आराम से करता है, यार बैठे बैठे, तो अब फिर उसके बाद धीरे धीरे जाते हैं, है कि नहीं? तो विसरण यानी तेजी से फैलना। तो फैलेगा कौन? जो हल्की होगी, जो भारी होगी वो धीरे फैलेगी। तो वही मतलब, लेकिन किस रेट से फैलेगी वो यहां पर बताया गया है। तो ये करें कि 1/, इतना। और ये बता दिए हैं कि अगर विसरण की गति किसी अज्ञात विसरण की दुगुनी हो, अज्ञात गैस का अणुभार दुगुनी, क्यों? विसरण की गति, तो ये यहां पर इसका विसरण का दर क्या है? दोगुनी अगर कर दिया तो ये देखो 2/, अब ये दोगुना है 1/2, 1/2 करके, तो 1/2 यानी कितना हो जाना चाहिए? 64। ये वाला फार्मूला आप लगाएंगे तो आ जाएगा, ठीक है। तो कितना होगा? 64, यानी अज्ञात गैस का अणुभार कितना होगा? 64 अगर होगा। भाई इसका कितना है? तो इसका भी अगर उसके अणु, भाई अगर आप देखें तो इसका 1/16 है। भाई इसका 16 होता है कि नहीं? तो यानी अगर हम देखें तो 1/ क्या हो जाएगा? ये 1/4, और उसका दोगुना है, तो आप समझ सकते हैं कि कितना होगा ये। इज दैट क्लियर? तो दोनों का ये रिलेशन, एक दूसरे से रिश्ता बना दिया गया है। जैसे मान लीजिए x1 x2 करके, तो वो है भाई, जैसे मान लो अगर विसरण की दर अगर हम बोल दें कि विसरण की दर दुगुना है, यानी डिफ्यूजन d1/d2, मान लो डिफ्यूजन 1 डिफ्यूजन 2, और अंडर रूट फिर क्या हो जाएगा? क्योंकि x1/x2 x1
उल्टा बोल गया मैं, x ऊपर आएगा x बाई 16, क्योंकि उल्टा होती है ना ऐसे 16। अरे रुक जाओ, जैसे इन्होंने क्या कहा कि किसी भी गैस के विसरण की दर उसके अणुभार के वर्गमूल के व्युत्क्रमानुपाती होती है। तो मान लीजिए कोई x है, तो इसका कोई अणुभार m है, तो इसका क्या होगा 1/√m। हाँ 1 कर सकते हो, ऐसे भी रख सकते हो, या पूरा ऐसे ही कर सकते हो 1/m के, कोई बात नहीं, ऐसे भी रख सकते हो, रख सकते हैं कि नहीं। अब मान लीजिए दो हैं, एक का पता हो कि कोई A है और एक गैस है B, तो इनका उल्टा हो जाएगा ना, और तो इसमें देखेंगे तो यहां क्या हो जाएगा m2/m1 हो जाएगा कि नहीं, m2/m1। लेकिन हमें m2 का पता नहीं है, लेकिन इसका ये दोगुना है 2, तो जाहिर सी बात हमें m2 पता हो जाएगा कि नहीं। m2 नीचे कितना हो जाएगा 16, तो जब इनका आप बाहर निकालिएगा तो जब दोनों को करेंगे तो यहां पर ये 4 हो जाएगा, और 4 से ये जब गुणा हो जाएगा तो 64 हो जाएगा। आप कर लीजिएगा इसको, लेकिन यही है। निम्नलिखित में से बोरान कौन सा आयन नहीं बनाता। बोरान आप जानते हैं, बोरान में कितना होता है B5 होता है, तो यानी 2 और 3, यानी इसमें कितने हैं अगर आप देखें तो S और P, S भी है P भी है, तो यानी कुल मिला के S बना सकता है कितना, 1 बना सकता है, और P कितने बना सकते हैं, 3 बना सकते हैं भाई, क्योंकि 3 ऑर्बिटल होते हैं ना 3, यानी ज्यादा से ज्यादा ये 4 सहसंयोजी बना सकता है। तो जिसमें 4 सहसंयोजी हो, जैसे बोरान की इसमें देखें, तो इसमें अगर हम देखें तो क्या 4 यहां माइनस रख दें तो OH 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 OH, हाँ तो ठीक है, हो जाएगा इसका, ठीक है ना। चूंकि 5 है ना, तो एक तो माइनस है, तो अपने आप 8 हो गया, ऑक्टेट पूरा कर लिया। इस पर भी हो जाएगा, बिल्कुल ये भी सही है इस पर, लेकिन इस पर कैसे होगा, इस पर देखो 6 कर दिया, इसका मतलब दिस वन इज नॉट करेक्ट। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस यौगिक द्वारा अधिकतम सहसंयोजी दिखाया जाता है। इसमें तो आपको एक रट्टा मारना पड़ेगा बेटा, ये आप जब हम लोग पढ़ते थे तो इसमें बताया गया था कि ये क्या है, एक एल्युमिनियम का क्लोराइड जो होता है, एल्युमिनियम जो होता है ये ना सहसंयोजी बनाता है ना कि इलेक्ट्रोवैलेंट, बाकी तो सब इलेक्ट्रोवैलेंट है भाई। आपको पता है धातु अधातु, धातु अधातु, धातु अधातु, ये क्या बनाते हैं, इलेक्ट्रो यानी वैद्युत संयोजी बनाते हैं, वैद्युत संयोजी बनाते हैं, है ना। और ये एक ऐसा है कि भाई इसमें कुल कितने हैं, इसका अगर देखें तो एल्युमिनियम का कितना होता है भाई 13 15, तो अगर आप देखें तो उसकी वजह से ये क्या कर जाता है, ये बाहर में इसकी कक्षा कितनी हो जाती है 15 है, इसका मतलब 15 है, 15 इसी का है कि फास्फोरस का है जी, इसका होगा 2 8 8 5 है ना, 5 नहीं 3 सॉरी, तो कितना हो गया 8 दूनी 16 नहीं 2 8 3 होता है। इसका होता है, एक सेकंड मेरे, एल्युमिनियम का 13 होता है ना, हाँ 13 ही तो है, ठीक तो है, हाँ सही है, ओके 13 ही, तो ये इसका कितना है 13 होता है बेटा, ठीक है ना। हम 11 पढ़ रहे हैं, 11 तो सोडियम का था, वही तो हम कैसे आ रहा है, तो 13 अगर है तो ये देखो बाहर वाले 13, लेकिन इसको देना चाहिए, लेकिन इसके अंदर क्या होता है ना, आकर्षण इतना ज्यादा होता है इसका, इतने ज्यादा इसके पास इलेक्ट्रॉन बाहर होते हैं कि दूसरे वाले को खींच लेता है, इसलिए कहा था भैया हम 3 नहीं दे पाएंगे, ऐसे दे देना चाहिए था, नहीं देता ये, क्योंकि इसकी कुछ अलग है। देखो छोटा और उच्च आवेश, क्योंकि इसकी साइज ज्यादा है और इलेक्ट्रॉन मतलब बहुत पास पास हो गए हैं, देने की प्रवृत्ति बहुत पास हो गई इनकी, बड़े ऋणायन के साथ इलेक्ट्रॉन बादल को विकृत कर देता है। देखो इसका इलेक्ट्रॉन टेढ़ा मेढ़ा कर दिया, जिससे अधिकतम सहसंयोजक गुण आ जाता है। यानी भाई सहसंयोजी गुण का मतलब क्या होता है, यानी ये ज्यादा ये निगेटिव इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ खींच लेना, तो इसी कारण से ये अलग दिखाता है, ठीक है ना। तो दिस वन इज द करेक्ट। इसमें अच्छा ये कह रहा है कि कार्बोक्सिलिक अम्ल जो होता है कार्बोनिल समूह का परीक्षण नहीं देता। भाई परीक्षण देगा क्यों, क्योंकि इसमें तो रेजोनेंस होता है, कभी ये वाला यहां चला जाएगा, यानी कभी ये यहां पर इसके पास क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, और कभी ये वाला दे देगा इसके पास प्लस हो जाएगा, यानी कभी ये प्लस डबल बॉन्ड हो जा रहा है, कभी ये डबल बॉन्ड हो जाए। जैसे आपने अगर देखा होगा तो बेंजीन की अगर हम बात करें तो बेंजीन में आपने ऐसे देखा था कि नहीं, और इसी का एक रेजोनेंस होता है, इसको हम क्या बोलते हैं ऐसे, ये देखो अभी यहां है, ये उठ के यहां आ जाएगा, ये यहां जाएगा, ये यहां जाएगा,
तो ऐसे ये जब यहां से यहां जाएगा तो कैसे पता चलेगा कि कौन सा कार्बोनिल है, कौन सा कार्बोनिल का मतलब होता है, आपने देखा जो एल्डिहाइड वाले होते हैं ये वाले हो जाएं या CHO वाला हो जाए, हालांकि इसमें दोनों हैं। आप देखिए CO भी है और CHO भी है, दोनों है, लेकिन फिर भी कार्बोनिल का ये टेस्ट नहीं देता। क्यों? क्योंकि इसमें ना रेजोनेंस पाया जाता है, कभी ये इधर चला जाए, कभी ये इधर, कभी इधर। आप जानते हैं पाई इलेक्ट्रॉन जो होते हैं, जो पाई बॉन्ड बनाने वाले इलेक्ट्रॉन, वो तो इधर उधर घूमते रहते हैं, वही है। तो इसमें कौन है? कार्बोक्सिलिक समूह का कार्बोनिल अम्ल परीक्षण नहीं देता। कार्बोनिक समूह का कार्बोनिल कार्बन इलेक्ट्रॉन कमी वाला है, इसलिए न्यूक्लियोफिलो अटैक के कम संवेदनशील होता है। कौन सा इसमें सही होगा बताओ? इस वाले केस में आपको कौन सा सही लग रहा है? समझ में आया मैंने क्या बताया आपको? बताइए, अब आपका है जवाब देने का समय। कार्बोक्सिलिक समूह का कार्बोनिल कार्बन इलेक्ट्रॉन कमी वाला, हाँ बिल्कुल है ना, तभी तो बदलता रहता है। न्यूक्लियोफिलिक अटैक के लिए कम संवेदनशील होता है, यानी डी। दोनों बातें सही हैं यहाँ, इसी कारण नहीं दे पाता। इनमें से कौन सबसे मीठा? खैर इसको तो हम लोग रटवाते रह गए, फ्रक्टोज। अब आप जानते हैं कि ये सारे फ्रक्टोज और ग्लूकोज जो होते हैं, माल्टोज, ये क्या है? ये डाइसैकेराइड हैं, ये डाइसैकेराइड हैं, ये मोनोसैकेराइड, ये मोनोसैकेराइड है ना। तो इस तरीके से आप यहाँ देख सकते हो। ये तो खैर पुराना है सवाल, इसमें तो कोई दम नहीं है। जानते हो कौन सबसे मीठा है? तो फ्रक्टोज सबसे मीठा है, शहद की है, फलों की है। तो इस तरीके से देखिए, आप अगर पढ़ना चाहेंगे तो मजा आएगा चीजें, ठीक है। तो बस एक और है यहाँ पर, अगर आप देखें लास्ट, ये बता रहे हैं कि ये जो आपको धातुएं दिखाई दे रही हैं, इन धातुओं को, या अधातुएं भी हैं, अब जानते हैं जर्कोनियम तो अधातुएं, तो जर्मेनियम, जर्मेनियम धातु, इनको कैसे निकाला जाता है? तो जैसे निकिल को अगर आप देखें ना, तो माड प्रक्रम से निकालते हैं, और कॉपर को हम लोग विद्युत अपघटन से निकालते हैं। यस बिल्कुल, इससे निकल जाएगा। तो यहां पर देखो, कोई दिख रहा है बी का 2, बी का 2, तो एक सेकंड, बी का 2 तो पहले दिख गया। और निकिल को बिल्कुल मान प्रक्रम से निकालते हैं, बिल्कुल सही पढ़ रहे हैं आप। और जर्कोनियम को वान वर्कले, जर्मेनियम, हाँ ठीक है, ये भी है सही। तो इसमें आ रहा है 2, 3, 4, बिल्कुल सही, गुड। यानी सी का जो है वो चौथा है, जर्कोनियम से वॉन वर्कले और ये शोधन चिन्ह, ठीक है। इस तरीके से ये वाला सही हो जाएगा, यही तो है। क्या पूछ रहा है? ठीक है, तो इसमें बी होगा बेटा। ए उल्टा मिला दिया क्या? हाँ हाँ हाँ, चौथा का एक, वही तो मैं कह रहा हूं कि ये एक सेकंड रुक जाओ बेटा। दूसरे का निकिल का तो ये है, और कॉपर का तो ये, इसमें कोई दो राय नहीं। जर्कोनियम और जर्मेनियम में देखो, सी का 4 है, अच्छा ये इसका 4 है, ठीक है, वही तो मैं सोच रहा था, इसका ये होगा बेटा, ये ओके ना। तो दिस वन इज द करेक्ट, ये करेक्ट, बी करेक्ट है। और बस आज इतना ही है, और लगे रहिए, और बिल्कुल भी आपको अपने हौसले को कम नहीं करना है, एकदम बनाए रहो, बहुत आसानी के साथ में हो जाएगा। थोड़ा बहुत है और के कंपैरिजन में अभी इसने ठीक है अपना स्टेटस बनाया, और बनाएगा भी, ऐसे ही रहेगा। इसलिए आप जो है, आप देख ही रहे हैं साइंस के सवालों को तो ऐसा भरमार कर दिया है कि ऐसा लगता है कि अब वो आर्ट साइड वालों को जैसे पसंद ही कम कर रहा है, या जो ध्यान नहीं दे रहा है उसको तो जैसा लग रहा है कि, है ना। तो इसलिए आपको थोड़ा सा सजग होना पड़ेगा, और साइंस के लिए इसलिए हमसे जुड़ना है तो आप यहाँ पर जुड़ सकते हैं। और बस आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, इतना ही। थैंक यू वेरी मच, फिर मिलते हैं नए के साथ। थैंक यू।